अध्याय 21 मिस्टर किरण का निमंत्रण। एक बार ऑनलाइन धन का दिखावा करने के बारे में एक मनोरंजक लेख था। आप 100 वर्ग मीटर के बिस्तर पर जागते, ताज़ा होने के लिए 500 वर्ग मीटर के बाथरूम में 2 मिनट चलते और फिर एक निजी स्टाइलिस्ट के मार्गदर्शन में आज के कपड़े चुनने के लिए सभी मौसमों के लिए 10,000 से अधिक पोशाकों वाली अलमारी में 5 मिनट चलते। हालांकि आरव मेहरा का जीवन अभी तक इतना भव्य नहीं था, लेकिन ये बहुत दूर भी नहीं था। यदि वह वास्तव में चाहता तो यह मजाक बहुत आसानी से एक वास्तविकता बन सकता था। अगले कुछ समय के लिए आरव मेहरा के दिन थोड़े अधिक आरामदेह हो गए। वह या तो अपने कुछ साथियों के साथ गेम खेलता या नाटक और फिल्में देखता। आजकल कॉलेज के छात्रों के लिए आपकी सामान्य गर्मी की छुट्टियां। कुछ दिन पहले राहुल रॉय और अन्य लोगों ने अपने गेम प्रस्तावों के साथ आए, जिन्हें पूजा कपूर ने मूल्यांकन के लिए अपनी स्वामित्व वाली एक गेमिंग कंपनी को सौंप दिया। प्रस्तावों को बहुत प्रशंसा मिली। उसके बाद ये काफ़ी सीधा था। आरव मेहरा ने 20 मिलियन रुपये का निवेश करके एक गेमिंग कंपनी पंजीकृत की, जिसमें 70% शेयर थे। शेष 30% शेयर उसके 3 रूममेट्स के बीच साझा किए गए। आरव मेहरा ने जोर देकर कहा था कि वे इसे लें। कंपनी के लिए भर्ती और स्थान चुनने जैसे बाद के कार्यों के लिए आरव मेहरा ने उन्हें सिरदर्द संभालने दिया। वह ऐसी चीज़ों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करने वाला था। एक शाम उसने हमेशा की तरह कुछ लाइव स्ट्रीम देखने के लिए यूट्यूब लाइव में लॉग इन किया। वह ये जानकर काफ़ी हैरान था कि सिर्फ एक सप्ताह में प्लेटफॉर्म पर उसके निजी खाते ने 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स और हजारों टिप्पणियां जमा कर ली थीं। सभी या तो बातचीत करने या उससे दोस्ती करने के लिए उत्सुक थे। ये कंप्यूटर सच में बहुत अच्छा है। हजारों टिप्पणियों को खींचने पर भी ये लैग नहीं करता। आरव मेहरा ने प्रशंसा की। आजकल ऑल इन वन वास्तव में कुछ हैं। मेजबान, आपने किस आंख से देखा कि यह एक ऑल इन वन है? उसके कान में मेटा आई की आवाज़ सुनाई दी। क्या यह नहीं है? ये सिर्फ एक स्क्रीन है, कोई टॉवर नहीं। और क्या हो सकता है? आरव मेहरा नीचे झुका, लेकिन अपनी डेस्क के नीचे की बेदाग सफ़ेद पशु त्वचा के अलावा वास्तव में कुछ भी नहीं था। मेजबान, क्या आपने कंप्यूटर डिस्प्ले के पीछे की लाइनें देखीं? तभी आरव मेहरा ने देखा कि कंप्यूटर में दीवार से जुड़ने वाला एक छोटा कनेक्टर था, जो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ केबल सीधे इसमें चल रहे हों। क्या टॉवर दीवार के अंदर है? आरव मेहरा ऐसे देख रहा था जैसे उसने कभी दुनिया नहीं देखी हो। इस महाराजा हेवन विला के नीचे एक छोटा सुपर कंप्यूटर है। क्या एक सुपर कंप्यूटर? आरव मेहरा का जबड़ा लगभग गिर गया। ये चीजें रक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक प्रौद्योगिकी उत्पाद थे, और वह गेमिंग, वीडियो देखने और स्ट्रीमिंग के लिए एक का उपयोग कर रहा था। यह आपके पिता द्वारा दिए गए डिज़ाइन योजनाओं के साथ बहुत पहले बनाया गया था। ये लगभग 200 वर्ग मीटर को कवर करता है, इसलिए ऑपरेशन की गति धीमी है, केवल लगभग 500 ट्रिलियन गणनाएं प्रति सेकंड। लेकिन यह आपके दैनिक उपयोग के लिए पर्याप्त से अधिक है। यार, ये चीज़ यहाँ कब स्थापित की गई थी? पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक सुपर कंप्यूटर हमेशा से यहाँ था। इसे 1 महीने पहले स्थानांतरित किया गया था, क्योंकि मिस पूजा कपूर ने सोचा था कि यह जगह सबसे अधिक संभावना है जहाँ आप लंबे समय तक रहेंगे। यह पागलपन है, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आरव मेहरा एक बार फिर अपने परिवार से हैरान था। वह 1 सप्ताह से अधिक समय से यहाँ रह रहा था और अब उसे पता चला कि उसके घर के नीचे एक सुपर कंप्यूटर है। अगर लोगों को पता चल जाता तो शायद काफ़ी हलचल मच जाती। मेटा एआई, क्या तुम मेरी स्पैम को फिल्टर करने में मदद कर सकती हो? ये बहुत आसान है। आरव मेहरा की कंप्यूटर स्क्रीन चमकी और सभी अप्रासंगिक जानकारी स्वचालित रूप से फिल्टर हो गई। 10 स्तरीय वीआईपी उपयोगकर्ता बॉस सुयेश का मेजबान मिस्टर किरण के लाइव रूम में स्वागत है। 666 स्वागत है बॉस सुयेश। बॉस सुयेश, क्या आपने मेरा पीएम देखा? यदि आप चाहें तो मैं आज रात आपका साथ दे सकता हूँ। शीर्ष टिप्पणी, थोड़ी शर्म करो, मेरे पति को लुभाना बंद करो। ... बॉस सुयेश, आप यहाँ हैं, शामिल होना चाहते हैं? हमें अपनी टीम के लिए एक और खिलाड़ी की आवश्यकता है। मिस्टर किरण ने एक गेम समाप्त करने और एक टीम के साथी को याद करने के बाद आरव मेहरा को आमंत्रित किया। जरूर। आरव मेहरा मिस्टर किरण की टीम में शामिल हो गया, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं था। वैसे मेरे पास इस क्षेत्र में कोई खाता नहीं है। क्या कोई मुझे एक उधार देने को तैयार है? यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बस खाता जानकारी मिस्टर किरण को भेजें। आरव मेहरा ने चैट में उल्लेख किया। मेरा उपयोग करें बॉस सुयेश। ये डायमंड रैंक है। डायमंड रैंक आप इसे कहते हैं। मेरा उपयोग करें किंग रैंक 700 अंक। आप लोग इसके लिए लड़ सकते हैं। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि फ़ायदेमंद का क्या मतलब है। दूसरे का समर्थन करने जा रहा हूँ। ... मिस्टर किरण की टीम उच्च रैंक वाले खिलाड़ियों से बनी थी और एक मास्टर खाता जल्दी से भेज दिया गया था। आरव मेहरा ने लॉग इन किया और बिना किसी हिचकिचाहट के खाते में 100,000 रुपये टॉपअप किए, जो 10 लाख के बराबर गेम क्रेडिट में परिवर्तित हो गए। सभी गैर अनन्य स्किन खरीदने के लिए एक बड़ी राशि।
बॉस सुयेश, आप बहुत उदार हैं। वह कोई भी था, कितनी किस्मत। यार बॉस सुयेश, अगली बार जब आप एक खाता उधार लें तो एक चेतावनी दें। मैंने अभी देखना शुरू किया है। बॉस सुयेश, मुझे आपका परिचय देने दो, ये मेरे पूर्व प्रो गेमिंग दिनों के मेरे पूर्व टीम के साथी हैं, मनीष, पार्थ और दक्ष। अरे, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आरव मेहरा ने टीम के माइक से जुड़ा और पूर्व प्रो खिलाड़ियों को बधाई दी। दक्ष के मैच को याद करते हुए पहला एलओएल गेम था जिसे उसने कभी देखा था। वाह बॉस सुयेश, आपकी आवाज़ अद्भुत है। ऐसी आवाज़ के साथ एडीसी नहीं खेलना बर्बादी होगी। ऊपर थोड़ा संदिग्ध लगता है, लेकिन मुझे ये पसंद है। बॉस सुयेश, आप किस स्थिति में खेलते हैं? मध्य, मुझे इसकी आदत है। आरव मेहरा ने तुरंत विक्टर को चुना, उसका पसंदीदा मध्य लेन चैंपियन। बॉस सुयेश को बर्बाद होते हुए देखना, वह कौन करने वाला है? यदि आप बॉस सुयेश को संभाल नहीं सकते हैं तो वह आपको पैसे से दफना देगा। बॉस सुयेश, कोई अभिनेता किराए पर नहीं लेना, ठीक है? जबकि आरव मेहरा बुरा नहीं था, वह अभी भी पेशेवरों से एक कदम पीछे था। फिर भी पार्थ लगातार दुश्मन मध्य लेन पर हमला कर रहा था और अन्य लोग सचमुच उसे पेंटाकिल दिलाने में मदद करने के लिए गोता लगा रहे थे। ये कार्रवाई में धन था। वे 10 बजे तक खेलते रहे, प्रशंसकों ने चैट में बाढ़ ला दी। 10 बज गए हैं, लगता है बॉस सुयेश ऑफलाइन हो रहा है। बॉस सुयेश की प्रस्ताव टीम कहाँ है? साक्षी के कमरे में इकट्ठा हो जाओ। हा, बॉस सुयेश, आप चुपके से जा रहे हैं। हा, यह एक आदत है। आरव मेहरा हंसा। ठीक है, आपको नहीं रोकूंगा, मिस्टर किरण ने कहा। वैसे 3 दिनों में इंडिया जॉय है। मुंबई शहर में इसे देखने में रुचि है। जरूर, आरव मेहरा हमेशा से जाना चाहता था लेकिन कभी पैसे नहीं थे। बहुत बढ़िया, जब आप मुंबई पहुंचे तो मुझसे मिलें, मैं आपको कुछ दोस्तों से मिलवाऊंगा। ठीक है, 3 दिनों में मुंबई में मिलते हैं। अध्याय 22, पूर्वजों का फेंका हुआ कचरा। क्या मैंने सुना कि तुम भी इस साल इंडिया जॉय जा रहे हो? आरव मेहरा ने साक्षी के लाइव स्ट्रीम को देखना समाप्त किया था, जैसा कि वह आमतौर पर करता था, और सोने जाने वाला था जब साक्षी ने उसे एक संदेश भेजा। तुम भी? क्या तुम भी जा रहे हो? हाँ, क्योंकि मैंने हाल ही में बहुत सारे फॉलोअर्स प्राप्त किए हैं। यूट्यूब लाइव ने मुझे एक अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। मैं यूट्यूब लाइव के बूथ पर भी दिखाई दे सकता हूँ। साक्षी ने एक चंचल स्टिकर भेजा। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक भोजन के लिए ले चलूंगा। आरव मेहरा हमेशा से साक्षी को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहता था। ये पहली बार हो सकता है जब उसने स्ट्रीमिंग शुरू करने के बाद खुद को दिखाया हो। कोई रास्ता नहीं, तुमने मेरी इतनी मदद की, मुझे तुम्हें भोजन के लिए ले जाना चाहिए। साक्षी के अब 2 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स थे और कुछ दिन पहले ही यूट्यूब लाइव ने उसके साथ एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस अनुबंध ने उसे अपने परिवार के ऋणों का भुगतान करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त लाभ दिया, जो सब आरव मेहरा की बदौलत था। ठीक है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं तुम्हारी सुंदरता को देखने के लिए उत्सुक हूं। आरव मेहरा ने अब मना नहीं किया, हंसते हुए। तुम निराश हो सकते हो, मैं उतनी सुंदर नहीं हूं जितना तुम कल्पना करते हो। भूलो मत, लाइव स्ट्रीम में दोस्त मुझे ग्रैंडमा सविता कहते हैं। साक्षी ने चंचल ढंग से कहा। मुझे विश्वास नहीं है, तुम लड़कियां हमेशा सोचती हो कि तुम पर्याप्त सुंदर या पतली नहीं हो। महिलाओं के होंठ कैंडी की तरह मीठे। ठीक है, देर हो गई है, मैं सोने जा रही हूं। मुंबई शहर में मिलते हैं। आधी रात पहले ही बीत चुकी थी और साक्षी को लगातार नींद की लहरें आ रही थीं। ठीक है, तुम जल्दी सो जाओ। दूसरी ओर आरव मेहरा सतर्क महसूस कर रहा था, शायद उसके शरीर के संवर्धन के कारण। चाहे वह कितनी भी देर से सोए, वह हमेशा अगली सुबह ऊर्जा से भरपूर होकर उठता था। रुको, क्या मैं हाल ही में कुछ भूल गया? आरव मेहरा अचानक अपने बिस्तर से उठ गया जैसे ही वह सोने वाला था। मेटा एआई, क्या तुमने पिछले मिशन के लिए मुझे एक इनाम नहीं दिया था? पूर्वज का कबाड़ अप्रभावी लग सकता है, लेकिन आरव मेहरा का मानना था कि यह कुछ लुभावनी चीज होनी चाहिए। मेजबान, आपने आखिरकार याद किया। यदि आप इसे 1 सप्ताह के भीतर दावा नहीं करते हैं तो आप इसे खो देंगे। मेटा आई ने कहा। यार, तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया या मुझे इनाम क्यों नहीं दिया? आरव मेहरा ने शिकायत की। अगर उसे अचानक याद नहीं आता तो मिशन के अंत पूरे होना सब बेकार हो जाता। ये 99वीं पीढ़ी के मेजबान द्वारा निर्देशित किया गया था। मेटा आई ने अचानक विजय मेहरा के लहजे की नकल की। ये बदमाश हमेशा लापरवाह रहता है। यदि आपको मौका मिले तो उसे एक सबक सिखाएं ताकि उसे भविष्य के लिए याद रहे। मेटा आई ने न केवल आवाज की पूरी तरह से नकल की बल्कि लहजे की भी, जिससे आरव मेहरा को कुछ स्थायी शिकायतें हुईं। हालांकि चूंकि यह उसके पिता का आदेश था, इसलिए वह मेटा आई को दोष नहीं दे सकता था। लेकिन उसे इस बार सबक याद रहा और अगले मिशन को पूरा करने के बाद वह सबसे पहले इनाम का दावा करेगा। स्कूल की वर्षगांठ मिशन का इनाम इससे भी अधिक उदार था। ठीक है, मुझे मिशन का इनाम दो, आरव मेहरा ने कहा, यह जानने के लिए उत्सुक कि पूर्वज का अवांछित कबाड़ वास्तव में क्या था।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आरव मेहरा के दिमाग में एक छोटा चौकोर स्थान दिखाई दिया। ये स्थान उस दुनिया से नहीं जुड़ा था जिसमें वह रहता था, बल्कि स्वतंत्र रूप से मौजूद था। मेटा एआई, यह क्या है? क्या यह एक स्वतंत्र स्थान है? आरव मेहरा को ऐसा लगा जैसे वह एक विज्ञानफाई दुनिया में है। ये सही है, यह अंतरिक्ष विज्ञान के माध्यम से बनाया गया एक चल स्वतंत्र स्थान है। सैद्धांतिक रूप से ये स्थान विशाल हो सकता है, अनुमति से विवश नहीं। वर्तमान में आप केवल 1 घन मीटर स्थान का उपयोग कर सकते हैं। वाह, 1 घन मीटर भी बहुत कुछ करने के लिए पर्याप्त था। तुमने ये कैसे किया? जिस सभ्यता ने मुझे बनाया है वह पृथ्वी से कहीं अधिक उन्नत है। उनके लिए यह अंतरिक्ष तकनीक मुश्किल नहीं है। तो तुम्हारी सभ्यता के बारे में क्या? आरव मेहरा ने कभी मेटा आई की उत्पत्ति के बारे में नहीं पूछा था। अत्यधिक संसाधन दोहन के कारण पूरा सौरमंडल नष्ट हो गया। मेरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्ट्रीम तारे के विनाश से निकलने वाली गामा किरणों के साथ तब तक यात्रा करता रहा जब तक कि यह पृथ्वी पर नहीं पहुंच गया। आपके पूर्वज फोन परिवार के पहले मेजबान के साथ विलय हो गया और अब तक जारी रहा। मैं समझता हूँ। आरव मेहरा को कभी उम्मीद नहीं थी कि वह गलती से मेटा आई की पृष्ठभूमि के बारे में जान जाएगा। शायद उस क्षण से उसके परिवार का भाग्य फिर से लिखा गया था। तो मैं इस स्थान का उपयोग कैसे करूं? मेजबान को केवल अपने दिमाग से इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आरव मेहरा ने स्थान को अपने करीब खींचने की कल्पना की और निश्चित रूप से दृश्य करीब आ गया। 1 घन मीटर का स्थान लगभग खाली था, जिसमें केवल एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल थी। आरव मेहरा ने बोतल निकाली। क्या ये किसी प्रकार की प्राचीन वस्तु है? यदि आप जोर देते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये 15वीं पीढ़ी के मेजबान के समय से है। पीढ़ियों से चली आ रही है, ये काफी मूल्यवान है, मेटा आई ने कहा। लेकिन असली इनाम बोतल के अंदर क्या है? ओह, आरव मेहरा ने जल्दी से बोतल खोली। एक औषधीय सुगंध निकली जिसने उसकी आत्मा को स्फूर्ति दी। छोटी बोतल के अंदर 5 काली बीन जैसी वस्तुएं थीं, लगभग माल्ट गेंदों के आकार की, हालांकि उतनी समान रूप से आकार की नहीं थीं। ये धरती पर क्या है? क्या यह मेरे पूर्वज की 1000 साल पुरानी नाक की गंदगी हो सकती है? अगर आरव मेहरा के पूर्वज अभी भी जीवित होते तो वे ये कहने के लिए उसे मौके पर ही मार डालते। ये 15वीं पीढ़ी के मेजबान द्वारा अमृत बनाते समय का एक विफल उत्पाद है। क्या अमृत? तुम्हारा मतलब अमर खेती है? आरव मेहरा मदद नहीं कर सका लेकिन उपहास किया। यह विज्ञान है, मेटा आई ने कठोरता से कहा। पौधों में कई घटक जब निकाले और परिष्कृत किए जाते हैं, मानव शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। हालांकि पृथ्वी के पौधे कुछ हद तक घटिया हैं। परिष्कृत पदार्थ आपको अमर नहीं बना सकते हैं, लेकिन जीवन को बढ़ा सकते हैं और युवाओं को संरक्षित कर सकते हैं। तो ये वस्तुएं गलती से बनाई गई थीं। जब 15वीं पीढ़ी के मेजबान सम्राट अमृतकाल के लिए अमरता का अमृत तैयार कर रहे थे, उन्होंने गलती से भट्टी को उड़ा दिया। मूल रूप से त्यागने के लिए मैंने उन्हें बचा लिया। मैं अमृतकाल? आरव मेहरा फिर से अवाक था। सम्राट अमृतकाल इसमें कैसे आए? 15वीं पीढ़ी के मेजबान ने मेरे डेटाबेस से बहुत कीमिया सीखी थी और उस समय एक कीमिया मास्टर थे। वह कुछ असाधारण नहीं बना सके, लेकिन जब तक पर्याप्त सामग्री थी, किसी व्यक्ति के जीवन को 20 साल तक बढ़ाना मुश्किल नहीं था। इतना प्रभावशाली। आधुनिक चिकित्सा भी कुछ दिनों के लिए मरते हुए व्यक्ति को जीवित रखने के लिए संघर्ष करती है। उसका पूर्वज वास्तव में कुछ था। सम्राट अमृतकाल ने आपके पूर्वज को अमरता का अमृत बनाने में मदद करने के लिए कमीशन दिया क्योंकि वह मृत्यु के करीब थे। मेटा एआई हंसा। लेकिन पृथ्वी की सबसे कीमती जड़ी बूटियां वह हासिल नहीं कर सकती हैं। इसके बजाय उन्होंने 3 गोलियां बनाई जो जीवन को लगभग 1 दशक तक बढ़ा सकती थीं। और फिर क्या हुआ? आरव मेहरा को इस ऐतिहासिक कहानी में बढ़ती दिलचस्पी हो रही थी। फिर उन 3 गोलियों को विवेक सिंह ने रोक लिया, लेकिन यह मेजबान की चिंता नहीं थी। तब तक उन्होंने संभावित मानव विकास की विधि में महारत हासिल कर ली थी और अराजक महल से अकेले भाग गए थे। हा, मेरे पूर्वज से उम्मीद के मुताबिक वास्तव में दुर्जय। आरव मेहरा ने गर्व की लहर महसूस की। तो ये 5 कबाड़ क्या कर सकते हैं? क्या वे जीवन को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मेटा आई ने कहा। ये प्रभावकारिता में कुछ मुद्दों के साथ विफल उत्पाद हैं, लेकिन मेरा विश्लेषण दिखाता है कि वे उम्र बढ़ने वाली कोशिकाओं को तेजी से पुनर्जीवित कर सकते हैं। सभी बीमारियों का इलाज नहीं करते हुए, वे किसी भी चोट या बीमारी को ठीक कर सकते हैं जब तक कि इसमें अंग खोना शामिल न हो। यहाँ तक कि कैंसर या एड्स भी। अध्याय 23, निजी हेलीकॉप्टर। यार, उस दिन से आरव मेहरा ने यह गिनना बंद कर दिया था कि उसने कितनी बार ये शब्द कहे थे। एक बीमारी जिसका इलाज मनुष्य अभी भी असाध्य मानते हैं, उसका इलाज किया जा सकता है। यदि इसे चिकित्सा समुदाय में जारी किया जाता है तो यह एक धमाका होगा। ऐसा खजाना सिर्फ वह कचरा था जिसे उसके पूर्वजों ने त्याग दिया था। क्या इससे अधिक व्यर्थ कुछ हो सकता है? उनकी तुलना में उसकी खर्च करने की आदतें लगभग मितव्ययी और सादी लगती थीं, है ना?
यदि उनके त्यागे गए कचरे के ऐसे प्रभाव थे तो किस प्रकार के दिमाग उड़ा देने वाले खजाने उसके पूर्वजों ने गलती से फेंक दिए होंगे। आरव मेहरा अगला मिशन पूरा करने के लिए उत्सुक था। उसने छोटी बोतल को सावधानी से वापस अंतरिक्ष में रख दिया। हालांकि उसे अभी इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कौन जानता है कि यह कब जबरदस्त प्रभाव डाल सकता है। नमस्ते मिस्टर राकेश, आप कहाँ पहुँचे हैं? मैं अभी भी एक ओवरपास पर फंसा हुआ हूँ। आरव मेहरा शहर के लिए निकलने के लिए जल्दी उठा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इंडिया जॉय के आकर्षण को कम आंका जाएगा। उत्साही लोगों की भीड़ विभिन्न शहरों से उमड़ पड़ी और सुबह 6 या 7 बजे भी सड़कें अविश्वसनीय रूप से भरी हुई थीं। मिस्टर किरण, आप आगे क्यों नहीं जाते? मैं आपसे सीधे कार्यक्रम स्थल पर मिलूंगा। यातायात में सुधार नहीं हो रहा था और आरव मेहरा उन्हें इंतजार नहीं कराना चाहता था, खासकर जब से मिस्टर किरण ने आज कई अन्य दोस्तों के साथ बैठकें तय की थीं। मिस्टर किरण, जिनका असली नाम किरण था, पेशेवर गेमिंग में अपनी पहली किस्मत बनाने के बाद शहर में बस गए थे। किसी भी अन्य दिन अगर वह अधिक समय तक इंतजार करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि आज उसने कार्यक्रम स्थल पर एक बड़े अधिकारी से मिलने की व्यवस्था की थी। ये व्यक्ति न केवल YouTube टीवी का मालिक था, बल्कि देश के सबसे प्रसिद्ध दूसरी पीढ़ी के अमीर बच्चों में से एक था। किरण उसे इंतजार नहीं करा सकता था। अपने दिल में, भले ही आरव मेहरा धनी था, उसने नहीं सोचा था कि वह उस व्यक्ति की संपत्ति से मेल खा सकता है। उस परिवार की संपत्ति उन्हें देश में सबसे अमीर नहीं बना सकती है, लेकिन वे निश्चित रूप से शीर्ष 3 में थे और इन वारिसों के नाम समाज में प्रसिद्ध थे। आरव मेहरा फिट नहीं बैठता था। किरण ने आरव मेहरा को प्रदर्शनी देखने के लिए आमंत्रित किया, विशुद्ध रूप से अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए। ठीक है, सच कहूं तो मैंने आज मिस्टर सूरज शर्मा से मिलने की व्यवस्था की है। जब आप कार्यक्रम स्थल पर पहुंचें तो मुझे फ़ोन करें और मैं आपको मिलवाऊंगा। ज़रूर, प्रदर्शनी में मिलते हैं, आरव मेहरा ने खुशी से जवाब दिया। बेशक, आरव मेहरा जानता था कि यह मिस्टर शर्मा कौन था। सूरज शर्मा का बेटा, इंडिया के शीर्ष 3 उद्योगपतियों में से एक। कपिल शर्मा का प्रसिद्ध उद्धरण, मैं कभी अपने दोस्तों की संपत्ति की जांच नहीं करता, क्योंकि वे मुझसे कभी अधिक धनी नहीं हो सकते, ऑनलाइन वायरल हो गया, जिससे वह एक लोकप्रिय इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गया। दूसरी पीढ़ी का अमीर वारिस होने के बावजूद कपिल शर्मा काफ़ी सक्षम और मजबूत सिद्धांतों वाला था। उसके ऑनलाइन बड़बड़ाहट कभी कभी लोगों को विस्मय में छोड़ देते थे। उसके जैसा कोई व्यक्ति पहले आरव मेहरा के रास्ते में कभी नहीं आता, लेकिन अब एक अवसर था। यह अद्भुत था कि भाग्य कैसे काम करता है। आगे क्या हो रहा है? 2 घंटे हो गए हैं और कुछ भी नहीं चल रहा है। आरव मेहरा लंबे समय से अपनी पेशाब को रोके हुए था और लंबा इंतजार उसके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। काश मेरे पास एक विमान होता, आरव मेहरा ने लापरवाही से कहा। मेजबान, लेकिन आपके पास है। मुझे पता है, मेरे पास है। मेरे परिवार का समुद्री भोजन और गोमांस सभी निजी विमान से पहुंचाया जाता है, आरव मेहरा ने शिकायत की। लेकिन यहाँ कोई रनवे नहीं है, इसलिए अगर मेरे पास एक विमान होता भी तो इससे मदद नहीं मिलती। नहीं, मेरा मतलब है आपका निजी हेलीकॉप्टर। मेरे पास एक हेलीकॉप्टर भी है। आरव मेहरा हैरान था। बेशक, अगर मेरे पास एक विमान है तो मेरे पास एक हेलीकॉप्टर क्यों नहीं होगा? ये सोचते हुए उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और पूजा कपूर का नंबर डायल किया। युवा मालिक, क्या आप शहर पहुंच गए हैं? पूजा कपूर विला में फेस मास्क लगाते हुए एक उज्ज्वल सुबह का आनंद ले रही थी। मत पूछो, सड़क पर एक यातायात दुर्घटना हुई है और घंटों से यातायात नहीं चल रहा है। अगर यह जारी रहता है तो मुझे नहीं पता कि मैं अंधेरा होने से पहले शहर पहुंच पाऊंगा या नहीं। ओह, यह एक मामूली मुद्दा है। मुझे अपना स्थान भेजें और मैं आपको लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेज दूंगी। पूजा कपूर ने ऐसे बात की जैसे यह एक नियमित मामला हो, जैसे मेट्रो या बस लेना। आरव मेहरा ने तुरंत उसे अपना स्थान भेजा। पकड़ कर रखें, आपका निजी हेलीकॉप्टर शहर के हवाई अड्डे पर तैनात है और 20 मिनट के भीतर आप तक पहुंच सकता है। धन्यवाद सिस्टर पूजा, अमीर होना बहुत अच्छा है। आरव मेहरा अपनी सीट पर झुक गया। राहत मिली कि वह जल्द ही इस गड़बड़ी से बच जाएगा। अपने शब्द के अनुसार 20 मिनट बाद एक गरजती हुई आवाज़ ने आकाश को भर दिया, क्योंकि एक जेट ब्लैक हेलीकॉप्टर नीचे उतरा, जिससे दर्शकों की सांसें थम गईं। यार, यह अपमानजनक है। आरव मेहरा ने एक छोटा हेलीकॉप्टर होने की उम्मीद की थी, लेकिन ये लगभग एक परिवहन हेलीकॉप्टर जितना बड़ा था। इसका शक्तिशाली डाउनड्राफ्ट ऐसा लग रहा था जैसे यह नीचे के वाहनों को कुचल सकता है। मेजबान, ये निजी हेलीकॉप्टर एक सेवानिवृत्त संयुक्त राज्य अमेरिका AH-64 अपाचे से संशोधित किया गया था। ये 17.8 मीटर लंबा और 5.23 मीटर चौड़ा है। विजय मेहरा ने इसे कई साल पहले चुपचाप 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा था। मेरे पिताजी की शैली अविश्वसनीय रूप से साहसी है। आरव मेहरा अवाक था। ये हेलीकॉप्टर यहाँ क्यों रुक रहा है? क्या ये किसी को लेने के लिए है? वाह, मैंने इतना बड़ा हेलीकॉप्टर पहले कभी नहीं देखा। निजी होना चाहिए, है ना?
जरूरी नहीं, शायद कोई घायल या बीमार है और उसे तत्काल अस्पताल परिवहन की आवश्यकता है। जल्दी करो, इसे रिकॉर्ड करो। ये निश्चित रूप से ऑनलाइन वायरल हो जाएगा। जैसे ही आसपास के लोग गर्मागर्म चर्चा में लगे, काले रंग के कपड़े पहने 4 व्यक्ति हेलीकॉप्टर से नीचे आए, रस्सी जैसे उपकरण का उपयोग करके पास के एक पोश कैन को मजबूती से बांध दिया। वे तुरंत हेलीकॉप्टर में लौट आए। रुको, वे क्या कर रहे हैं? क्या वे मुझे लेने के लिए नहीं आए हैं? वे मेरी कार को क्यों बांध रहे हैं? जब आरव मेहरा भ्रमित था, हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, 2 टन से अधिक के कैन को आसानी से हवा में उठा लिया। अरे अरे, मुझे नीचे रखो। आरव मेहरा पहले भी उड़ान भर चुका था, लेकिन इस तरह से उड़ान भरना पहली बार था। कौन जानता है कि ये रस्सियां कितनी मजबूत थीं। इस ऊंचाई से एक छोटी सी गलती और वह कीमा बन जाएगा। हाँ, मेजबान, निश्चिंत रहें, हेलीकॉप्टर का पावर सिस्टम टैंकों को भी उठा सकता है, कार की तो बात ही छोड़ दें। रस्सियां विशेष रूप से बनाई गई हैं और 10 टन से नीचे कुछ भी सहन कर सकती हैं। फिर भी मैं अभी भी चिंतित हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उल्टी करने वाला हूँ। आरव मेहरा की चीखों के बीच हेलीकॉप्टर सुचारू रूप से इंडिया जॉय कार्यक्रम स्थल की ओर उड़ गया, जबकि अनगिनत लोगों ने पूरी यात्रा को रिकॉर्ड किया और इसे ऑनलाइन अपलोड किया। आरव मेहरा को पता नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद वीडियो प्रमुख सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, यहाँ तक कि फेसबुक पर भी ट्रेंड कर रहा था। अध्याय 24, प्रवेश करने का सबसे हाई प्रोफाइल तरीका। धन का दिखावा करना पागलपन है। महात्मा गांधी ब्रिज पर यातायात जाम और एक पोश मालिक ने वास्तव में जाम वाले हिस्से पर उड़ने के लिए एक निजी हेलीकॉप्टर बुलाया। ये शीर्षक जल्दी से फेसबुक पर हावी हो गया क्योंकि आरव मेहरा ने अपनी लाइसेंस प्लेट को कवर नहीं किया था, इसलिए उसका लाइसेंस नंबर भी ऑनलाइन उजागर हो गया था। इसके अलावा आकाश में एक कार ले जाने वाला इतना बड़ा हेलीकॉप्टर बहुत स्पष्ट था। लगभग हर कोई जिसने इसे देखा, उसने तस्वीरें या वीडियो लेने का विरोध नहीं किया। आखिरकार ऐसा कार्यक्रम जीवन में एक बार होने वाली घटना है। किरण और कई अनुभवी टीम के सदस्य पहले ही इंडिया जॉय कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके थे। उनमें एक और व्यक्ति बेसबॉल टोपी पहने हुए था, जिसके बगल में एक असाधारण आकर्षक इंटरनेट सेलिब्रिटी थी। ये व्यक्ति निस्संदेह कपिल शर्मा था। हाई प्रोफाइल इंटरनेट सेलिब्रिटी का शौकीन, धनी, ये उसके सबसे बड़े लेबल थे, लेकिन उसे उनसे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं थी क्योंकि वे उसके सबसे सटीक विवरण थे। आप लोगों को ये देखना होगा, कपिल शर्मा ने कहा, अपने फोन पर एक वीडियो दिखाते हुए जिसमें एक विशाल हेलीकॉप्टर द्वारा एक कैन को आकाश में खींचा जा रहा था। ऐसा दृश्य फिल्मों में भी शायद ही कभी देखा जाता है। यार, ये बहुत बदमाश है। किरण ने कपिल शर्मा का फोन छीन लिया, बार बार वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि की। मैंने सोचा था कि मैं काफी दिखावा करता हूं, लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई और भी अधिक भड़कीला होगा। उनकी कार राजमार्ग पर फंसी हुई थी और उन्होंने इसे खींचने के लिए एक निजी हेलीकॉप्टर बुलाया। ये बहुत अपमानजनक है ना? कपिल शर्मा ने विस्मय व्यक्त किया। लेकिन यह आदमी भी अजीब है, क्या एक कैन सिर्फ 1 मिलियन रुपये से अधिक नहीं है? उस हेलीकॉप्टर की तुलना में यह अपनी लीग से बाहर लगता है। किरण के टीम के साथी पार्थ ने कहा, उनकी संपत्ति के साथ वे हेलीकॉप्टर नहीं खरीद सकते थे, लेकिन वे कार खरीद सकते थे। क्या वह हेलीकॉप्टर डीडी हेलीकॉप्टर नामक हाल ही में लोकप्रिय हेलीकॉप्टर बुकिंग सॉफ्टवेयर से नहीं है? मुझे याद है कि वे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करते हैं, हालांकि कीमतें थोड़ी अधिक हैं। नहीं, वह हेलीकॉप्टर एक निजी है, कपिल शर्मा ने कहा। 3 साल पहले मेरे पिताजी और मैंने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक निजी नीलामी में देखा था। यह एक सेवानिवृत्त सैन्य हेलीकॉप्टर है जिसे संशोधित किया गया है और इसे 120 मिलियन में एक अज्ञात धनी चीनी बोलीदाता को बेचा गया था। प्रिंसिपल शर्मा, क्या आपके पिताजी ने इसे खरीदने की कोशिश नहीं की? किरण ने पूछा। प्रिंसिपल शर्मा कपिल शर्मा का उपनाम है जो उसके दोस्तों और ऑनलाइन अनुयायियों द्वारा पसंद किया जाता है। वह कैसे नहीं कर सकते थे? मेरे पिताजी ने भी बोली लगाई, लेकिन वे 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर रुक गए। क्या हेलीकॉप्टर उतना मूल्यवान नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ इतना है कि मेरे पिताजी उस बोलीदाता को जानते थे और उस नीलामी में कई लोगों ने सम्मान दिखाया। जब भी उन्हें कुछ चाहिए होता, कोई भी अत्यधिक बोली नहीं लगाता था। नीलामी के दौरान वीआईपी कमरे में उस रहस्यमय व्यक्ति को याद करते हुए कपिल शर्मा अभी भी बहुत उत्सुक था। रोथस्चाइल्ड और मॉर्गन परिवारों जैसे परिवारों के प्रतिनिधि वहां थे, फिर भी उन्होंने उस रहस्यमय खरीदार को सम्मान दिया। उसकी पहचान चौंकाने वाली होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि यह व्यक्ति उस समय के उस रहस्यमय अमीर आदमी से संबंधित हो सकता है? सबसे अधिक संभावना है, कपिल शर्मा ने सिर हिलाया। अगर कोई मौका होता तो वह इस व्यक्ति से मिलना पसंद करता। अरे, फेसबुक देखो, ऐसा लगता है कि वह हेलीकॉप्टर इंडिया जॉय कार्यक्रम स्थल की ओर उड़ रहा है। किरण के एक और टीम के साथी आदित्य गुप्ता ने चिल्लाया। कोई रास्ता नहीं। उन्होंने सोचा कि शायद उस व्यक्ति की कोई महत्वपूर्ण बैठक या जरूरी काम था, केवल हेलीकॉप्टर से आने के लिए। क्या ये सिर्फ प्रदर्शनी में जल्दी पहुंचने के लिए हो सकता है? क्या ये बहुत असाधारण नहीं होगा?
चलो चलो देखने चलते हैं। कपिल शर्मा अपने बगल में बैठी चौंकाने वाली इंटरनेट सेलिब्रिटी की परवाह नहीं कर सका। उसके लिए कार मालिक की पहचान सुंदर प्रभावशाली व्यक्ति से कहीं अधिक दिलचस्प थी। प्रभावशाली व्यक्ति ने निराशा में अपना पैर पटका, लेकिन जल्दी से अपना लुई वुइटन बैग पकड़कर पीछा किया। कपिल शर्मा को डेट करने के लिए कई लोग लाइन में लगे थे, यहाँ तक कि सिर्फ एक सप्ताह के लिए अनगिनत लाभ प्राप्त करने के लिए वह आधे रास्ते में हार नहीं मान सकती थी। खट खट खट, आकाश से तेज इंजन की आवाज आए और हेलीकॉप्टर वास्तव में इंडिया जॉय कार्यक्रम स्थल के बाहर उतरा। खबर सुनने वाले कई लोग एक बड़े घेरे में इकट्ठा हो गए, इस कार मालिक का असली चेहरा देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। ओह नहीं, मैं शायद अब प्रसिद्ध होने वाला हूँ। आरव मेहरा कड़वा दिख रहा था। नीचे कम से कम कुछ 100 लोग घिरे हुए थे और जैसे ही वह कार से बाहर निकलता, अनगिनत कैमरे उस पर झपट पड़ते। अगर वह अब कम प्रोफाइल रखना चाहता तो यह असंभव होता। अगर मुझे पता होता तो मैं सिस्टर पूजा से इस एहसान के लिए नहीं कहता। आरव मेहरा को बहुत पछतावा हुआ। उसका प्रवेश थोड़ा अधिक हाई प्रोफाइल था। अंत में आरव मेहरा की कार उतरी और काले रंग के 4 अच्छी तरह से प्रशिक्षित पुरुष हेलीकॉप्टर से उतरे। जल्दी से कार से रस्सियों को खोल दिया, फिर बिजली की गति से हेलीकॉप्टर में लौट आए। मिशन पूरा हुआ, वापस जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर फिर से दहाड़ा, थोड़ी देर बाद आकाश में गायब हो गया। तुरंत पोस्ट ध्यान का केंद्र बन गई, एक तंग भीड़ से घिरी हुई, और आरव मेहरा चाहता भी तो निकल नहीं सकता था। मुझे मदद के लिए पूछना होगा। आरव मेहरा ने तुरंत किरण का नंबर डायल किया। मिस्टर किरण, मदद करो। मिस्टर राकेश, आप पहले ही यहाँ हैं। आप कहाँ हैं? मदद से आपका क्या मतलब है? आरव मेहरा के शब्दों से किरण हैरान था। ठीक है, ओह, मेरे निजी हेलीकॉप्टर ने मुझे कार्यक्रम स्थल के प्रवेश द्वार पर छोड़ दिया और अब हर जगह लोग हैं। मुझे डर है कि जैसे ही मैं कार से बाहर निकलूंगा, मुझे निगल लिया जाएगा। क्या आप इन लोगों को तितर बितर करने में मेरी मदद कर सकते हैं? आरव मेहरा ने समझाने के लिए संघर्ष किया। यार मिस्टर राकेश, यह आपकी कार है। किरण आरव मेहरा को पोस्ट मालिक से नहीं जोड़ सका। उसने सोचा कि आरव मेहरा अभी भी पुल या राजमार्ग पर फंसा हुआ है। रुको, मैं प्रिंसिपल से समाधान के लिए पूछता हूँ। मिस्टर किरण, वह कौन था? कपिल शर्मा ने कॉल के दौरान अपना नाम सुना। वह दोस्त जिसे मैं आज आपसे मिलवाने वाला था, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मिस्टर राकेश, जो हाल ही में काफ़ी लोकप्रिय रहा है। ओह, मैं जानता हूँ। कपिल शर्मा ने उदासीनता से सिर हिलाया। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे उद्योगपति थे, लेकिन कपिल शर्मा सिर्फ किसी से दोस्ती नहीं करेगा। शायद वे सिर्फ एक साधारण नवधनाढ्य थे। वह मिस्टर राकेश अभी उस कार में है। किरण ने पोस्ट की ओर इशारा किया। क्या आपका मतलब है कि मिस्टर राकेश जिसका आपने उल्लेख किया है उस कार में है? उस समय कपिल शर्मा शांत नहीं रह सका। अगर यह आदमी उस हेलीकॉप्टर को प्राप्त करने में कामयाब रहा और यहाँ तक कि अपने पिताजी से सम्मान भी प्राप्त किया, तो वह निश्चित रूप से आपका औसत अमीर आदमी नहीं था। क्या तुम्हें यकीन है? उसने फ़ोन किया, उन लोगों को तितर बितर करने में हमारी मदद करने के लिए कहा। हाँ, इतना बड़ा तमाशा कर रहा है। अब उसे पता है कि उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। कपिल शर्मा ने खुशी से हंसते हुए कहा, लेकिन उसने तुरंत सुरक्षा को बुलाया। आखिरकार वह इंडिया जॉय का सबसे बड़ा निवेशक था। उस तरह की शक्ति उसके पास निश्चित रूप से थी। जल्द ही सुरक्षा गार्डों का एक समूह भीड़ को तितर बितर करना शुरू करने के लिए आ गया। सब लोग कृपया रास्ता बनाएं। यह आज की प्रदर्शनी में हमारे विशेष कार्यक्रमों में से एक है। कृपया हमें एक रास्ता बनाने दें। तो यह एक विशेष कार्यक्रम है। मैंने सोचा था कि कोई बड़ी बात आ गई है, लेकिन आयोजकों को ऐसा हेलीकॉप्टर मिलना प्रभावशाली है। ओह, देखो तो आयोजक कौन है। क्या प्रिंसिपल शर्मा को हेलीकॉप्टर नहीं मिल सकता? क्या ये वास्तव में ऐसा है? किसी तरह मुझे ये संदिग्ध लगता है। जल्द ही भीड़ का एक बड़ा हिस्सा तितर बितर हो गया और आरव मेहरा ने भूमिगत पार्किंग गराज में ड्राइव करने का अवसर लिया। अध्याय 25, मैं जो भी बचा है उसे कवर करूंगा। अरे पूजा, क्या तुम मुझे एक कार लाने में मदद कर सकती हो? मुझे लगता है कि मेरी कार पहले ही ऑनलाइन पोस्ट की जा चुकी है और मैं इसे फिर से चलाने से बहुत डरा हुआ हूँ। आरव मेहरा एक कोने में घुस गया और चुपचाप पूजा कपूर से मदद मांगी। हाँ, पूजा कपूर फोन के दूसरे छोर पर इतनी जोर से हंस रही थी कि लगभग आंसू आ गए। वास्तव में आरव मेहरा के पास मुंबई में हवाई अड्डे पर एक छोटा हेलीकॉप्टर था। वह उसे लेने के लिए भेज सकती थी और किसी और को कार से निपटने दे सकती थी। वह सिर्फ कुछ मज़ा देख रही थी। अगर आरव मेहरा को उसकी मानसिकता पता होती तो वह शायद उसे मारना चाहता। और तुम अभी भी हंस रही हो। मुझे लगभग चिड़ियाघर में गोरिल्ला की तरह देखा गया। आरव मेहरा ने उदास महसूस करते हुए कहा। ठीक है, मैं जल्द ही किसी को कार लाने के लिए कहूँगी। तुम्हें किस तरह की कार चलाना पसंद है? तुम्हारे पास मुंबई में कई बड़े डीलरशिप हैं जिनके गोदामों में तुम्हारे लिए आरक्षित बहुत सारी कारें हैं, सभी प्रकार के ब्रांड और मॉडल। मुझे एक मासेराती 430 ला दो।
अपोलो सूर्य देवता आरव मेहरा का सपना था और यह मासेराती उसका पिछला छोटा लक्ष्य था। उसे मासेराती केवल उसके प्रतीक के कारण पसंद थी, कार के रूप या प्रदर्शन के कारण नहीं। ठीक है, मैं जल्द ही किसी को इसे चलाने के लिए कहूंगी। फ्यू। आरव मेहरा ने राहत की सांस ली और अंत में भूमिगत गराज से बाहर निकला। रास्ते में कई व्यस्त लोगों से मिला, लेकिन आरव मेहरा की 5 रुपये की सफ़ेद टी शर्ट को देखकर वे उसे उस रहस्यमय व्यक्ति से नहीं जोड़ सके जिसने अभी अभी एक शानदार प्रवेश किया था। धन्यवाद मिस्टर किरण, मैं बाहर हूँ। तुम लोग कहाँ हो? आरव मेहरा ने एक बार फिर फ़ोन डायल किया। ओह, हम उसी चौक में हैं जहाँ तुम अभी उतरे थे और राष्ट्रपति शर्मा भी यहाँ हैं। मैं बाद में तुम्हारा परिचय एक दूसरे से करवाऊंगा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आरव मेहरा दौड़कर आया और जल्द ही किरण और अन्य लोगों को प्रवेश द्वार पर पाया। मिस्टर किरण। कई लाइव स्ट्रीम और ऑनलाइन वीडियो देखने के बाद आरव मेहरा ने तुरंत राष्ट्रपति शर्मा और मिस्टर किरण को पहचान लिया। जहां तक दूसरों की बात है, हालांकि वे बहुत परिचित चेहरे नहीं थे, उसने उन्हें पहले देखा था। वे शायद पूर्व आईजी टीम के सदस्य थे। तुम वन में हिरण हो? वह सीईओ हिरण। किरण कुछ हद तक अविश्वासी था क्योंकि आरव मेहरा इतना छोटा दिख रहा था। आरव मेहरा ने अपने दोस्तों के शकल में अपनी तस्वीर पोस्ट नहीं की थी, इसलिए किरण ने शुरू में सोचा था कि वह कम से कम 30 या 40 के दशक में होना चाहिए। ये सही है, मैं हूँ। मेरा नाम आरव मेहरा है। मैं इस साल 20 साल का हूँ और मैं दिल्ली शहर में शिवाजी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। आरव मेहरा ने उनसे हाथ मिलाया। ओह, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। किरण अभी भी सदमे से उबर रहा था। मैं तुम्हारा परिचय करवाता हूँ। ये मेरे टीम के साथी हैं। हमने कुछ दिन पहले एक साथ गेम खेले थे। ये राष्ट्रपति शर्मा हैं, जिन्हें तुम जानते ही होगे, इसलिए परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति शर्मा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। ये पहली बार था जब आरव मेहरा कपिल शर्मा से व्यक्तिगत रूप से मिला था और वह काफ़ी विनम्र था। उम्मीद नहीं थी कि हमारे देश में तुम्हारे जैसे युवा उद्योगपति छिपे होंगे। कपिल शर्मा ने गर्मजोशी से उसका अभिवादन किया। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम वह हेलीकॉप्टर बेच रहे हो? मैं 150 मिलियन रुपये की पेशकश करूंगा और तुम निश्चित रूप से नहीं हारोगे। आरव मेहरा को अचानक एहसास हुआ कि कपिल शर्मा इतना दोस्ताना क्यों था। वह उसके हेलीकॉप्टर पर नजर रख रहा था। वास्तव में कपिल शर्मा का एक और कारण था। वह जानना चाहता था कि क्या वह हेलीकॉप्टर वास्तव में उसका था। तो राष्ट्रपति शर्मा, तुम्हें मेरा हेलीकॉप्टर पसंद आया है? आरव मेहरा ने हंसते हुए कहा। सच कहूं तो मेरे पिताजी और मैं नीलामी में थे। अगर तुमने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो हमें यह मिल जाता। वास्तव में कपिल शर्मा को वह हेलीकॉप्टर वास्तव में पसंद था। हाँ, मेरे पिताजी ने वह हेलीकॉप्टर खरीदा, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें दिलचस्पी है तो वह नहीं। मेरे परिवार के पास एक और AH-1 सैन्य हेलीकॉप्टर है जिसे एक निजी जेट में बदला गया है। यदि तुम उचित मूल्य की पेशकश करते हो तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। ये खबर पूजा कपूर ने अभी उसे बताई थी। ऐसा लगता है कि उसके पिताजी को निजी जेट में परिवर्तित ये सैन्य हेलीकॉप्टर पसंद थे। उसके नाम पर लगभग 20 थे, जिनमें से प्रत्येक की कीमत $100 मिलियन से अधिक थी। सीधा, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ एक दोस्त के रूप में रहूंगा। उन्होंने कुछ ही शब्दों में एक व्यापारिक सौदा किया, अरब और अमेरिकी डॉलर को इकाइयों के रूप में उपयोग करते हुए। मिस्टर किरण और उनके दोस्त दंग रह गए। तो यह है कि अमीर लोग कैसे चैट करते हैं। वैसे क्या तुम पहले एक कार उधार लेना चाहते हो? तुम्हारी वह पोश अब सड़क पर चलाने के लिए सुरक्षित नहीं हो सकती है। हा। कपिल शर्मा खुशी से हंसा। कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी सहायक जल्द ही मेरे लिए एक नई कार लाएगी। मैं अब वह कार नहीं चलाऊंगा। अगर तुम इसका उपयोग नहीं कर रहे हो तो मुझे क्यों नहीं दे देते? मिस्टर किरण के दोस्तों ने आंतरिक रूप से शिकायत की। $1 मिलियन की कार को ना कहना, जबकि वे सभी ईर्ष्या से देख रहे थे। इंडिया जॉय, जिसे आधिकारिक तौर पर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट प्रदर्शनी के रूप में जाना जाता है, एक 4 दिवसीय कार्यक्रम है जो विभिन्न गेम, एनीमे, डिजिटल उत्पाद और बहुत कुछ प्रदर्शित करता है। लेकिन जो वास्तव में दूर से ओटाकू को आकर्षित करता है वह है सुंदर कॉस्प्लेयर्स की बड़ी संख्या। रास्ते में शानदार लंबे पैरों ने आरव मेहरा को चकाचौंध कर दिया। ऐसा लग रहा था कि क्योंकि वह राष्ट्रपति शर्मा और मिस्टर किरण के साथ था, वह जहां भी जाता था बहुत ध्यान आकर्षित करता था। ये नेटिजन्स के लिए पूरी तरह से अपरिचित चेहरा था। उन्हें सड़क पर बहुत देरी हो गई थी, इसलिए एक संक्षिप्त सैर के बाद दोपहर हो गई थी। राष्ट्रपति शर्मा ने सीधे आरव मेहरा को उनके साथ दोपहर का भोजन करने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि उन्होंने पास के एक होटल में सीटें आरक्षित कर ली थीं। चूंकि साक्षी दोपहर तक दिखाई नहीं दे रही थी और वे रात के खाने के लिए मिलने के लिए सहमत हुए, आरव मेहरा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अरे आरव, मेरी कार में बैठो। मिस्टर किरण ने सड़क के किनारे खड़ी अपनी नारंगी लैम्बोर्गिनी की ओर इशारा किया। राष्ट्रपति की कार में केवल 2 सीटें हैं, तुम्हें पता है।
मिस्टर किरण ने राष्ट्रपति शर्मा के बगल में बैठी इंटरनेट सेलिब्रिटी पर नजर डाली। वह हाल ही में नेटिजन्स द्वारा ली गई तस्वीरों से थोड़ी अलग दिख रही थी। वह शायद एक और थी, लेकिन यह अब आश्चर्यजनक नहीं था। उनका क्या? आरव मेहरा ने आदित्य गुप्ता और अन्य लोगों की ओर इशारा किया। कोई चिंता नहीं, हम सभी ने खुद गाड़ी चलाई है। तुम लोग आगे बढ़ो। ठीक है। आरव मेहरा मिस्टर किरण की कार में बैठ गया। ये पहली बार था जब उसने एक स्पोर्ट्स कार में सवारी की थी, और हालांकि उसकी पहले ही कस्टम मेड हो रही थी, फिर भी वह थोड़ा घबराया हुआ था। जैसे ही इंजन दहाड़ा, नारंगी लैम्बोर्गिनी गुर्राए और निकल गई, कपिल शर्मा की सीमित संस्करण पोर्श 918 के ठीक पीछे। कपिल शर्मा ने पास के एक 5 सितारा होटल को चुना। मूल रूप से वे सिर्फ एक त्वरित दोपहर का भोजन चाहते थे, लेकिन चूंकि आरव मेहरा वहां था, इसलिए वे बहुत विनम्र नहीं हो सकते थे। हालांकि वे थोड़ी ही देर में एक दूसरे से काफी परिचित हो गए थे। वैसे आरव, हम अभी भी नहीं जानते कि तुम्हारा परिवार क्या करता है। इतने बड़े व्यवसाय के साथ तुम्हारे माता पिता शायद साधारण लोग नहीं हैं। हमारे माता पिता एक दूसरे को जानते भी होंगे। मेज पर सभी ने खुलकर बात की, और कपिल शर्मा आरव मेहरा की पृष्ठभूमि में बहुत रुचि रखता था। ठीक है, मेरा परिवार सभी प्रकार के काम करता है। सच कहूं तो मुझे वास्तव में अपने सभी व्यवसायों के बारे में भी नहीं पता है। मुझे पिछले सप्ताह ही पता चला कि मेरा परिवार कितना धनी है। आरव मेहरा ने पिछले सप्ताह में अनगिनत बार यह पंक्ति कही थी। जहां तक मेरे माता पिता की बात है, वे अब नहीं रहे। ओह, अध्याय 26। आज मैं किसी के द्वारा मुझ पर पैसे फेंकने से दंग रह गया। क्या तुम ये भी नहीं पूछने वाले कि सब कुछ कवर करने से पहले कितनी अधिक फंडिंग की आवश्यकता है? कपिल शर्मा कुछ हद तक हक्का बक्का था। वह जिस फिल्म को शूट करने की योजना बना रहा था, वह आपकी साधारण शैली या स्कूल थीम वाली प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि एक महाकाव्य काल्पनिक थी, जिसे केवल करोड़ों के निवेश से नहीं बनाया जा सकता था। कपिल शर्मा एक पूर्ण उपन्यास उत्साही था। जब से उपन्यास स्वर्ग के माध्यम से युद्ध आया, वह उस दुनिया के प्रति पूरी तरह से जुनूनी था। किसी ने पहले एक टीवी श्रृंखला अनुकूलन बनाया था, लेकिन दर्शकों द्वारा इसकी पूरी तरह से आलोचना की गई थी। दशकों पुरानी फिल्म जू वॉरियर्स के विशेष प्रभाव उस टीवी श्रृंखला रीमेक से कहीं बेहतर थे। घोड़े पर सवार द जोंग मजबूत आदमी मीम को नेटिजन्स द्वारा पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था, और यहां तक कि कपिल शर्मा भी निर्देशक को पीटने के लिए बाहर खींचने की इच्छा को रोक नहीं सका। अपनी आदर्श स्वर्ग के माध्यम से युद्ध बनाने के लिए कपिल शर्मा ने उपन्यास के सभी अनुकूलन और फिल्मांकन अधिकार खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में पैसा खर्च किया था और एक हॉलीवुड विशेष प्रभाव टीम को आमंत्रित किया था। अकेले उस हिस्से का बजट 250 मिलियन तक पहुंच गया, लेकिन बाद में प्रॉप्स, अभिनेताओं, निर्देशकों आदि के लिए एक और बड़ा निवेश की आवश्यकता होगी। कपिल शर्मा के व्यावसायिक उद्यम की शुरुआत में सूरज शर्मा ने उसे 500 मिलियन की स्टार्टअप पूंजी दी थी। उसने अपने प्रयासों के माध्यम से कुछ ही वर्षों में उसे 10 गुना बढ़ाने में कामयाबी हासिल की थी, और उसकी वर्तमान शुद्ध संपत्ति 7 बिलियन से अधिक थी। हालांकि इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा अचल संपत्ति था। उसके द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले तरल धन की मात्रा 1 बिलियन से कम थी। वह संभवतः उस सब को परियोजना में नहीं डाल सकता था, है ना? यदि बॉक्स ऑफिस अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है, तो ये बांस की टोकरी से पानी निकालने जैसा होगा, प्रयास बर्बाद। कपिल शर्मा के बजट के अनुसार सर्वोत्तम प्रभाव प्राप्त करने के लिए कुल अंतिम निवेश 1 बिलियन तक पहुंच सकता है, जो फिल्म उद्योग में अनसुना था, और किसी ने भी इतना बड़ा जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। आरव मेहरा के अनुसार यदि वह शेष धनराशि को कवर करता है, तो उसे लगभग 500 मिलियन की व्यवस्था करनी होगी। हालांकि वह निस्संदेह धनी था, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में पैसा प्राप्त करना ऐसा नहीं है जो आप सिर्फ एक सनक पर कर सकते हैं। मुझे अभी भी 500 मिलियन की आवश्यकता हो सकती है, कपिल शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा। कोई समस्या नहीं, मैं उस 500 मिलियन को कवर करूंगा। कपिल शर्मा के विचारों को सुनकर आरव मेहरा भी थोड़ा उत्साहित हो गया। हाई स्कूल में वापस वह हर रात अपनी कंबल के नीचे चुपके से इस उपन्यास को पढ़ता था। स्वर्ग के माध्यम से युद्ध टीवी श्रृंखला देखने के बाद उसका दिल टूट गया था। कपिल शर्मा के पास इतना अच्छा विचार होने के साथ वह पूरी तरह से सहायक था। क्या तुम गंभीर हो? गंभीर? आरव मेहरा ने दृढ़ता से कहा। क्या तुम संदेह कर रहे हो कि मैं सिर्फ 500 मिलियन नहीं ला सकता, है ना? पास में बैठे किरण और अन्य लोगों ने अपनी आंखें घुमाईं। 500 मिलियन जैसी इतनी बड़ी राशि, अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन में उसका 1% भी नहीं कमा सकते हैं, और फिर भी इन दोनों ने इसे सिर्फ शब्द से उपसर्ग करने की हिम्मत की। बिल्कुल नहीं। कपिल शर्मा आरव मेहरा की वित्तीय शक्ति पर संदेह नहीं कर रहा था। आखिरकार उसके पिता को, सूरज शर्मा को सम्मान दिखाना पड़ा, और शायद वह खुद कपिल शर्मा से भी अधिक धनी था। लेकिन संपत्ति एक बात है और तरल धन दूसरी बात है। 500 मिलियन कोई छोटी संख्या नहीं है। चिंता मत करो, तुम सिर्फ अभिनेताओं और निर्देशकों को संभालो। यदि तुम्हारे पास पैसे की कमी है तो मुझे ढूंढने आओ।
आरव मेहरा ने आत्मविश्वास से कहा। कपिल शर्मा हमेशा अपने निवेश के दौरान दूसरों से ऐसी बातें कहने वाला था, लेकिन अब इसे अपनी ओर निर्देशित करते हुए उसे अंदर से एक बहुत ही खास एहसास हुआ। तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन किसी ने अभी मुझसे कहा, यदि तुम्हारे पास पैसे की कमी है तो मुझे ढूंढने आओ। कपिल शर्मा ने लापरवाही से इस वाक्य को अपने फेसबुक पर पोस्ट किया। कपिल शर्मा के दसियों मिलियन फॉलोअर्स थे और जैसे ही उसने इसे पोस्ट किया, टिप्पणी अनुभाग में विस्फोट हो गया। लोकप्रियता जल्दी से हॉट सर्च सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गई, जो सुबह की हेलीकॉप्टर घटना के ठीक पीछे थी। हा, प्रिंसिपल शर्मा, आपके पास भी ऐसे समय होते हैं जब कोई आप पर पैसे फेंकता है। मैं जानना चाहता हूं कि किस अमीर स्वामी में प्रिंसिपल से यह कहने की हिम्मत है, क्या ये राजधानी शहर का युवा स्वामी हो सकता है? रुको, यह मत भूलो कि प्रिंसिपल आज इंडिया जॉय में थे। हालांकि कर्मचारियों ने दावा किया कि हेलीकॉप्टर की घटना आयोजकों द्वारा एक विशेष कार्यक्रम थी, मेरे वर्षों के अनुभव से ये निश्चित रूप से एक धुंध है। उस घटना में शामिल व्यक्ति संभवतः वह है जिसने ये कहा, हम सभी ने 9 साल की अनिवार्य शिक्षा प्राप्त की, तो ऊपर वाला व्यक्ति इतना उत्कृष्ट क्यों है? क्या उन्होंने चुपके से अतिरिक्त कक्षाएं लीं? एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हम उन्हें स्वीकार करने का सुझाव देते हैं। एट बिरला यूनिवर्सिटी, हम सुझाव देते हैं कि वे सीधे स्नातक स्कूल में जाएं। जैसे ही फेसबुक पोस्ट बाहर गया, इन दोनों विषयों की गर्मी तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ने कपिल शर्मा और अन्य लोगों के एक होटल में प्रवेश करते हुए तस्वीरें भी खींची, लेकिन दुर्भाग्य से रिजोल्यूशन बहुत कम था और आरव मेहरा का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सका। हालांकि एक बात लगभग निश्चित थी, हेलीकॉप्टर का मालिक संभवतः प्रिंसिपल शर्मा से मिलने के लिए वहां था। चूंकि सभी ने गाड़ी चलाई थी, इसलिए किसी ने भी पीने की हिम्मत नहीं की। भले ही उनकी अनोखी पहचान थी, वे सभी युवा थे, कई साझा विषयों के साथ, खासकर जब एक ही चीज का मजाक उड़ाने की बात आती थी, तो उन्होंने जल्दी से एक क्रांतिकारी दोस्ती स्थापित की और जल्द ही एक दूसरे को भाई कहना शुरू कर दिया। कपिल शर्मा को दोपहर में चर्चा करने के लिए कुछ मामले थे, इसलिए वह अब कार्यक्रम स्थल पर नहीं रह सका। जब वे आरव मेहरा के साथ होटल से बाहर निकले, तो पूजा कपूर द्वारा व्यवस्थित कार पहले ही होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुकी थी। लेकिन कार उसकी कल्पना से अलग लग रही थी। क्या उसने मासेराती 430 नहीं मांगी थी? उसके सामने मासेराती लोगों से सजी एक स्पोर्ट्स कार क्यों थी? यार, क्या ये वह कार थी जिसे तुमने कहा था कि कोई वितरित करेगा? कपिल शर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने इस कार को पहचाना, एक मासेराती MC12, दुनिया में केवल 50 के साथ और इंडिया में केवल 2। हालांकि वह उन 2 कारों के मालिकों को जानता था और किसी का भी अंतिम नाम मेहरा नहीं था। ये स्पष्ट था कि यह कार उन दोनों में से नहीं थी। सूट पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कार से बाहर निकला। वह सम्मानपूर्वक आरव मेहरा के पास गया, फिर उसे कार की चाबियां सौंपी। युवा मालिक मेहरा, मिस पूजा ने मुझे चाबियां लाने के लिए कहा। क्या? आरव मेहरा थोड़ा हैरान था, क्या उन्हें 430 वितरित नहीं करनी थी? वे ये चीज़ क्यों लाए? आरव मेहरा चिंतित हो गया। उसे एहसास हुआ कि आसपास के कई लोगों ने पहले ही ध्यान दिया था और कुछ अपने फ़ोन से तस्वीरें भी खींचना शुरू कर रहे थे। ऐसी लग्जरी कारें आम नहीं थीं और कार मालिक सभी के ध्यान का केंद्र था। यहाँ स्थिति है, हाल ही में एक कंपनी के मुद्दे के कारण उस कार मॉडल में सुरक्षा खतरे पाए गए और उसे तत्काल वापस बुला लिया गया। मिस पूजा जानती थीं कि आपको मासेराती पसंद है, इसलिए उन्होंने मुझे बस ये कार लाने के लिए कहा। यह महिला फिर से परेशानी पैदा कर रही है। आरव मेहरा इतना चिढ़ गया कि उसके दांत पीस रहे थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। कार पहले ही वितरित की जा चुकी थी और वह संभवतः उन्हें इसे वापस लेने के लिए नहीं कह सकता था, खासकर जब उसे यहाँ घूमने के लिए एक वाहन की आवश्यकता थी। अरे पुराने मेहरा, ये कार कहाँ से आए? मुझे याद है कि इंडिया में केवल 2 हैं। क्या तुम्हें ये किसी धनी विदेशी हाथ से मिली है? कपिल शर्मा ने रुचि के साथ पूछा। मुझे भी नहीं पता। आरव मेहरा ने अपनी नज़र कार देने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर डाली। चाचा, क्या आप जानते हैं? कार देने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक अजीब नज़र डाली। युवा मालिक, क्या आप नहीं जानते कि आपके पास मासेराती के 78.2% शेयर हैं? हर बार जब कोई नया मॉडल होता है तो कुछ पूरी कारें पहले इंडिया भेजी जाती हैं। अध्याय 27, बड़े पैमाने का कार्य। हम अब निकल रहे हैं। अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं कुछ दिनों में दिल्ली शहर आऊँगा और हम तब फिल्म निवेश पर चर्चा कर सकते हैं। जाने से पहले कपिल शर्मा ने आरव मेहरा के साथ संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया, लेकिन वह वास्तव में आरव मेहरा के साथ अधिक समय तक रहने को सहन नहीं कर सका। तुलना में उसने खुद को एक गरीब आदमी की तरह महसूस किया। मेटा AI, क्या तुम उन तस्वीरों को हटाने में मेरी मदद कर सकते हो? आरव मेहरा ने अपने आसपास देखा, यह महसूस करते हुए कि ऐसी दिखावटी स्पोर्ट्स कार के बगल में खड़े होने से ध्यान आकर्षित करना मुश्किल था। मेजबान, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह मत भूलिए, अनुमतियों के पहले चरण को अनलॉक करने के कार्य के लिए आपको अपना नाम ऊंचा करना होगा। मैं आसानी से आपके अनुरोध को पूरा कर सकता हूं, लेकिन कार्य प्रगति को बहुत नुकसान होगा।
रुको, अभी उन्हें मत हटाओ। आरव मेहरा ने तुरंत इसे रोक दिया। मेटा आई सही था, शायद यह उसकी प्रसिद्धि को खोलने के लिए एक कदम था। मेजबान, आपकी वर्तमान धीमी कार्य प्रगति को देखते हुए 1 वर्ष के भीतर अनुमति अनलॉक के पहले चरण को पूरा करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अब एक बड़े पैमाने का कार्य शुरू कर रहा हूं, क्या आप स्वीकार करना चाहते हैं? क्या मेरे पास कोई विकल्प है? आरव मेहरा थोड़ा हैरान था। उन उपन्यासों में सामान्य शैली के अनुसार ऐसे कार्य आमतौर पर अनिवार्य थे और विफलता के परिणामस्वरूप विलोपन जैसे दंड होते थे। अगर मैं मना कर देता हूं तो क्या तुम मुझे मार दोगे? सिस्टम के रखरखाव के लिए मेजबान से ऊर्जा और जीवन की आवश्यकता होती है। सिस्टम मेजबान के जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेगा। मेटा एआई के शब्दों ने निस्संदेह आरव मेहरा के दिमाग को शांत कर दिया। कार्य को अस्वीकार करने से केवल आपकी अनुमति अनलॉक गति धीमी हो जाएगी। ठीक है, जब ऐसा है तो मैं स्वीकार करूंगा। कोई दंड शामिल नहीं होने के कारण आरव मेहरा के पास कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं था। अब बड़े पैमाने का कार्य वितरित कर रहा हूं। कार्य सामग्री, 1 वर्ष में सामान्य खर्च के माध्यम से अपनी 500 बिलियन रुपये की तरल संपत्ति को कम करें। कार्य पुरस्कार, विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर अनुमतियों को अनलॉक करना। क्या मेरी तरल संपत्ति को कम करें? क्या ये कार्य थोड़ा बहुत आसान नहीं है? आरव मेहरा को यह अजीब लगा। क्या ये सिर्फ पैसे खर्च करने के बारे में नहीं है? ये कार्य बड़े पैमाने के कार्य के रूप में कैसे योग्य हो सकता है? मेजबान, आपको अपनी तरल संपत्ति की स्थिति को समझने के लिए मैं आपकी तरल संपत्ति के इस हिस्से का वास्तविक समय का मिलान रखूंगा। आरव मेहरा के सामने संख्याओं की एक लंबी श्रृंखला दिखाई दी। उसने गिना और यह 500 बिलियन रुपये निकला। लेकिन अगले ही पल यह संख्या नाटकीय रूप से बदलने लगी। 5000.05 बिलियन रुपये, 5000.1 बिलियन रुपये, 5000.08 बिलियन रुपये, 5000.12 बिलियन रुपये। लगभग हर सेकंड उसकी 500 बिलियन रुपये की तरल संपत्ति तेजी से उतार चढ़ाव करती थी, कभी घटती थी, कभी बढ़ती थी, लेकिन ये हमेशा धीमी गति से रेंगती रहती थी। हालांकि यह अनुपात बहुत अधिक नहीं लगता था, लेकिन इतने बड़े आधार के साथ हर सेकंड करोड़ों अमेरिकी डॉलर के बराबर बदलाव देखे जाते थे। आरव मेहरा ने अभी तक पैसा खर्च करना शुरू भी नहीं किया था, फिर भी 1 मिनट से भी कम समय में उसकी तरल संपत्ति लगभग 200 मिलियन रुपये बढ़ गई थी। वह इस पैसे को कब कम कर पाएगा? मेजबान, क्या आपको अभी भी यह कार्य सरल लगता है? मेटा आई ने पूछा। ये सब क्या हो रहा है? आपकी यह तरल निधि हमेशा आपकी प्रबंधन टीम द्वारा कुछ तरल या अल्पकालिक वित्तीय गतिविधियों में लगी रहती है और यह पैसा स्वाभाविक रूप से बढ़ता रहता है। यदि आप जल्दी से खर्च करना शुरू नहीं करते हैं तो आप उस प्रारंभिक 500 बिलियन रुपये से एक पैसा भी खर्च नहीं कर पाएंगे। तुम शापित हो, आरव मेहरा ने शाप दिया। इस कमाई की दर पर उसे दैनिक लाभ को खत्म करने के लिए प्रतिदिन कुछ बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय दरें उल्लेखनीय रूप से जटिल हैं और किसी भी दिन एक कठोर उतार चढ़ाव हो सकता है जो संभवतः उसकी 500 बिलियन रुपये को एक पल में कुछ प्रतिशत बढ़ा सकता है। एक नियमित परिवार में वे आरव मेहरा के 1 मिनट के लाभ को पूरे जीवन काल में खर्च नहीं कर सकते थे। पहले ऑनलाइन एक दिलचस्प मजाक था, अलीबाबा के मालिक के बारे में एक स्पोर्ट्स कार खरीदना चाहते थे और बस इतना ही, पैसा पर्याप्त था। अब ये स्थिति आरव मेहरा के साथ वास्तविक जीवन में हो रही थी। 3 सेकंड में उसके खाते में जो पैसा बढ़ा वह दुनिया की किसी भी स्पोर्ट्स कार को खरीद सकता था। पैसा खर्च करना इतना बड़ा काम है। आरव मेहरा ने आह भरी, यह महसूस करते हुए कि बिना पैसे कमाने की चिंता किए 20 साल जीने के बाद वह अब इसे खर्च करने के तरीके पर चिढ़ रहा था। और ठीक है, जैसा कि वे कहते हैं, जब नाव पुल तक पहुंचती है तो खुद को सीधा कर लेगी। आरव मेहरा कड़वा हंसा, फिर अपनी मासेराती MC12 में बैठ गया। आरव मेहरा, क्या तुम पहुंच गए हो? जैसे ही उसने वापस कार्यक्रम स्थल पर पार्क किया, आरव मेहरा को साक्षी से एक संदेश मिला। मैं पहले ही कार्यक्रम स्थल पर हूं। मैं अभी प्रोफेसर किरण और प्रिंसिपल शर्मा के साथ भोजन के लिए गया था और अब मैं वापस आ गया हूं। आरव मेहरा ने जवाब दिया। मैं समझती हूं, मेरा प्रदर्शन 3 बजे शुरू होता है, तुम्हें मेरा समर्थन करने के लिए वहां होना होगा। ठीक है, मैं बाद में आऊंगा। मैं अभी भी उस भोजन के लिए उत्सुक हूं जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। जैसे ही उसने चैट की, आरव मेहरा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी जो उसने लंबे समय से नहीं देखी थी। आगामी प्रदर्शन के साथ साक्षी को अब तक मेकअप करना चाहिए। आरव मेहरा ने उसे परेशान न करने का फैसला किया और बस कार्यक्रम स्थल के चारों ओर घूमता रहा। सौभाग्य से होटल कार्यक्रम स्थल के बहुत करीब नहीं था और किसी ने भी आरव मेहरा को नहीं पहचाना, इसलिए वह स्वतंत्र और आराम से था। सम्मेलन में बहुत सारी सुंदर महिलाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक की गोरी त्वचा और लंबे पैर थे। स्वाभाविक रूप से चीन जॉय जैसे प्रमुख सम्मेलनों में दिखने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास रखने वालों के पास अपने रूप और आकृति में बहुत आत्मविश्वास था।
हालांकि अपेक्षाकृत बोलते हुए आरव मेहरा उन एनीमे आकृतियों में अधिक रुचि रखता था, विशेष रूप से मोबाइल सोल्जर गुंडम श्रृंखला में। ऐसा लग रहा था कि उसके पास उनके प्रति एक रहस्यमय जुनून था। मौत के क्षेत्र में एक दीवार जितनी विशाल संग्रह की कीमत बिरला यूनिवर्सिटी में एक घर जितनी हो सकती है, जो पहले से ही आकृतियों की महंगी कीमत का संकेत देती है। पहले आरव मेहरा के पास ज्यादा पैसा नहीं था और हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजारों की सीमित आकृतियों की वह केवल प्रशंसा कर सकता था। लेकिन अब अपने विला के चारों ओर 1:1 स्केल मॉडल का एक बैच बनवाना मुश्किल नहीं होगा। वेटर, मैं इन सभी को ले लूंगा, इन सभी को मेरे लिए पैक कर दो। मुझे ये भी चाहिए, हाँ, मैं प्रत्येक सीमित संस्करण का एक एक ले लूंगा। एक नवधनाढ्य की तरह आरव मेहरा उन्मत्त रूप से खरीद रहा था। सौभाग्य से एक छूट थी और उन्होंने बड़े ऑर्डर के लिए शिपिंग सेवाएं प्रदान की। अन्यथा पहाड़ की तरह दिखने वाली आकृतियों के इस ढेर के साथ उसकी स्पोर्ट्स कार उन्हें परिवहन करने में सक्षम नहीं होगी। नमस्ते, आपका कुल 418,240 रुपये है। क्या आप कार्ड से भुगतान करेंगे? सेल्सपर्सन एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ मुस्कुराया, ये जानकर कि इस तरह के शुरुआती दिन के लेनदेन के साथ कमीशन पर्याप्त होगा। कार्ड से? आरव मेहरा ने अपना काला कार्ड निकाला, बुदबुदाते हुए। ये बहुत सस्ता है, ये पिछले कुछ मिनटों में मेरे द्वारा कमाए गए पैसे के ब्याज को भी नहीं छूता है। सिर्फ आधे घंटे में उसकी धनराशि बढ़कर 5,008.7 बिलियन रुपये हो गई थी। इस कम समय में उसकी संपत्ति लगभग 1 बिलियन रुपये बढ़ गई थी और अमेरिकी डॉलर में कम नहीं। कृपया इसे इस पते पर भेजें। आरव मेहरा ने एक पता छोड़ा और आकृति की दुकान से बाहर चला गया, साथ ही पूजा कपूर का नंबर डायल किया। पूजा, क्या तुम सूर्य देश में गुंडम श्रृंखला के डिजाइनरों से संपर्क करना जानती हो? इसके अलावा कुछ वास्तुकारों और यांत्रिक इंजीनियरों को नियुक्त करने में मेरी मदद करो। मैं अपने सामने के यार्ड में 1:1 गुंडम मॉडल बनाना चाहता हूँ। हाँ, ओडाइबा। अध्याय 28। मैंने ये सीट खरीदी। आरव मेहरा को पूजा कपूर को ये समझाने में बहुत समय लगा कि वह पागल या मूर्ख नहीं था, बस उसका व्यवहार थोड़ा अलग था। इससे पहले उसने उससे दैनिक जीवन में इतना दिखावा न करने के बारे में चर्चा की थी, तो उसने अचानक इतनी फिजूल खर्ची क्यों शुरू कर दी? हालांकि पूजा कपूर को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके असाधारण तरीके किसी गंभीर परिणाम की ओर ले जाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो आरव मेहरा की संपत्ति के साथ जब तक वह अश्लीलता, जुआ और ड्रग्स से दूर रहता है, उसके लिए इस जीवनकाल में अपनी सभी संपत्तियों को बर्बाद करना असंभव था। इसके विपरीत आरव मेहरा की वर्तमान जीवन शैली और खर्च करने के प्रति उसका रवैया बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह उचित मानती थी। लगभग 3 बजे थे जब आरव मेहरा YouTube लाइव पर बूथों के पास इंतजार कर रहा था। अगले कुछ दिनों में YouTube लाइव द्वारा प्रायोजित न केवल कई डिजिटल उत्पाद लॉन्च किए जाएंगे, बल्कि कई लोकप्रिय स्ट्रीमर भी अपने प्रशंसकों से मिलने के लिए वहां होंगे। इसलिए इंडिया जॉय लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग के लिए लगभग एक मिनी प्रशंसक बैठक की तरह था। पिछली शाम प्रिंसिपल शर्मा ने एक बड़े संगीत कार्यक्रम की योजना भी बनाई थी, जिसमें कई प्रतिभाशाली स्ट्रीमर मंच पर दिखाई देने वाले थे। हालांकि यह कई दिन नहीं हुए थे, साक्षी पहले ही एक शीर्ष स्तरीय स्ट्रीमर बन रही थी, खासकर जब से उसने अब तक अपना चेहरा नहीं दिखाया था। आज उसकी एक झलक पाने के लिए आने वाली भीड़ जबरदस्त थी। दृश्य पर व्यवस्थित सीटें पहले से ही भर चुकी थीं और बाकी को खड़ा होना पड़ा। सुरक्षा घेरों के साथ मंच को स्पष्ट रूप से देखना लगभग असंभव था, कलाकारों के चेहरे तो दूर की बात है। लेकिन ऐसी तुच्छ बात आरव मेहरा को मुश्किल से रोक सकती थी। उसके आने से पहले प्रिंसिपल शर्मा ने उसे एक शानदार चीज दी थी। क्षमा करें, आप आगे नहीं जा सकते, एक सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक दिया। आरव मेहरा ने अपनी जेब से एक छोटा बैज निकाला जिस पर VIP पास शब्द लिखे थे। प्रिंसिपल शर्मा ने उसे बताया था कि इसके साथ पूरे कार्यक्रम स्थल में कोई भी बूथ उसे रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं माफी चाहता हूँ सर, मैं पहले अचानक था। आप अंदर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। सुरक्षा गार्ड ने तुरंत आरव मेहरा के लिए एक रास्ता साफ कर दिया। ये VIP पास ऐसी चीज नहीं थी जो सिर्फ किसी को भी मिल सकती थी। जिनके पास ये था वे कम से कम करोड़पति या विशेष स्थिति वाले लोग थे, जिन्हें उनमें से कोई भी सुरक्षाकर्मी नाराज नहीं कर सकता था। भले ही वह भीतरी सर्कल में प्रवेश कर गया था, वहां की सीटें भी पूरी तरह से भर चुकी थीं। वास्तव में जब सुबह एक्सपो शुरू हुआ तो ये पहले से ही खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि वे सीटें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर थीं। सुरक्षा केवल उनके भरने के बाद व्यवस्था बनाए रख रही थी। आरव मेहरा बिल्कुल सामने और केंद्र में गया, जहां एक युवा जोड़ा नाश्ता कर रहा था। ये स्पष्ट था कि वे धन या स्थिति वाले लोग होने के बजाय सीटें पाने के लिए जल्दी आए थे। अरे दोस्त, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? आरव मेहरा ने अपनी उम्र के दिखने वाले एक लड़के के कंधे पर थपथपाया। क्या है? अपनी प्रेमिका से बात कर रहे लड़के ने बाधित होने के बाद अधीरता से पूछा। क्या तुम मुझे अपनी सीट दे सकते हो? क्या तुम पागल हो? लड़के ने शाप दिया और तुरंत वापस मुड़ गया।
इस स्थान को हथियाने के लिए वह सुबह 5 बजे से कार्यक्रम स्थल के बाहर कतार में खड़ा था। इस फ्रंट रो सीट को सुरक्षित करने के लिए 12 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ लगाई थी, इसलिए वह इसे यूं ही नहीं छोड़ेगा। मैं इसके लिए भुगतान करूंगा। लड़के ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन लड़की ने अपना सिर घुमाया। तुम कितना दे रहे हो? 1 लाख। आरव मेहरा ने एक ऐसी संख्या बताई जिसे मना करना असंभव था। यूनियन, ये सीट पाना मुश्किल था, हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। थप्पड़। लड़की ने लड़के के सिर पर थप्पड़ मारा। क्या तुम बेवकूफ़ हो? कोई भी 1 लाख में एक सीट नहीं बेचने के लिए पागल होगा। 1 लाख रुपये छात्रों के लिए लगभग एक भाग्य था। थोड़ी सी योजना के साथ वे कई देशों की यात्रा कर सकते थे। लागत सिर्फ एक सीट छोड़ना था, क्या इससे अधिक सार्थक कुछ था? हैंडसम, तुम्हें कितनी सीटें चाहिए? लड़की ने उत्साह से पूछा। डर था कि आरव मेहरा अपना मन बदल सकता है। सिर्फ एक ही काफ़ी है। ठीक है, मैं अपनी सीट तुम्हें बेच दूंगी, लेकिन मैं क्रेडिट या किश्तों को स्वीकार नहीं करूंगी। मुझे अपना QR कोड दो, आरव मेहरा ने सीधे तौर पर कहा। लड़की ने अपना फ़ोन निकाला, QR कोड सौंप दिया और फ़ोन के कंपन के साथ 1 लाख वास्तव में चला गया। हैंडसम, हमने सौदा तय कर लिया है, तुम अब पीछे नहीं हट सकते। लड़की ने तुरंत अपना बैग उठाया और सीट छोड़ दी, जैसे कि डर था कि आरव मेहरा अपना मन बदल देगा। लड़का एक पल के लिए अवाक रह गया, फिर अपना सामान उठाया और उसका पीछा किया। पैसा होने से वास्तव में तुम जो चाहो वह कर सकते हो। आरव मेहरा आराम से बैठ गया। किसी ने भी उसके बगल में बैठने की हिम्मत नहीं की। सभी ने उसे 1 लाख रुपये में एक सीट खरीदते हुए देखा, जैसे कि पैसे को कुछ भी नहीं समझ रहे थे। तुम देखो, अगर हम थोड़ी तेजी से दौड़ते तो 1 लाख हमारा होता। आरव मेहरा के पीछे एक जोड़े की शिकायत की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि पिछला प्रदर्शन समाप्त हो गया था और साक्षी के मंच पर आने का समय हो गया था। तुम सभी अगले अभिनय का लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, है ना? मेजबान मंच के केंद्र में चला गया। हाल ही में हमारे YouTube लाइव ने 10 लाख प्रशंसकों वाले एक स्ट्रीमर को जन्म दिया है और यह उसका पहला मंच प्रदर्शन है। आइए पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के पियानो सोलो और गायन के मिश्रण के साथ स्ट्रीमर साक्षी का स्वागत करें। वह आ रही है, नीचे के प्रशंसकों ने उत्साह से चिल्लाया। CEO राकेश बुलाओ। CEO राकेश कहाँ है? CEO राकेश, मुझे पता है कि तुम देख रहे हो। साक्षी के किसी भी प्रशंसक को पता था कि उसका एक बहुत धनी शीर्ष प्रशंसक था। साक्षी और वन में हिरण को चिढ़ाना हमेशा चैट रूम में विषय था। यहाँ तक कि लाइव कार्यक्रम स्थल पर भी मजाक अलग नहीं था। मंच को विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया था। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, एक मंच धीरे धीरे एक क्रिस्टल पियानो को मंच पर ले गया, जिसके सामने एक लड़की हल्के नीले गाउन में थी, जो एक परी की तरह दिख रही थी। साक्षी विशेष रूप से लंबी नहीं थी, लगभग 165 सेंटीमीटर। उसके काले बाल उसके पीछे बह रहे थे और उसके सिर के ऊपर एक टियारा जैसा हेडपीस था जो क्रिस्टल से बना हुआ लग रहा था। तूफानी पियानो के टुकड़े की पृष्ठभूमि के खिलाफ वह एक शांत सुंदरता बिखेर रही थी। वह कुकी कटर चेहरे वाली रूढ़िवादी प्रभावशाली व्यक्ति नहीं थी, बल्कि एक संतुलित अंडाकार चेहरा था। हालांकि व्यक्तिगत रूप से उसकी आंखें, नाक और मुंह उत्कृष्ट नहीं थे, लेकिन वे मिलकर एक अविश्वसनीय रूप से मीठा रूप बनाते थे। दर्शकों से सीटी एक के बाद एक आए। उसके रूप ने स्वाभाविक रूप से ग्रैंडमा सविता छवि के रहस्य को दूर कर दिया। वह अकेले अपने रूप से एक बड़ी संख्या में अनुयायी आसानी से जीत सकती थी। एक टुकड़ा समाप्त करने के बाद उसने कुछ और मोहक गीत गाए। आरव मेहरा ने देखा कि उसने वे गीत गाए थे जो उसने कभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अनुरोध किए थे। प्रदर्शन लगभग आधे घंटे तक चला। दर्शकों की जयकार, तालियां और प्रशंसा शायद ही रुकी। नीचे कदम रखने से पहले साक्षी मंच के केंद्र में चली गई और दर्शकों की ओर गहराई से झुकी। उस समय उसकी नज़र आरव मेहरा से मिली। आरव मेहरा के मुंह के कोने थोड़े उठे और साक्षी ने भी एक आकर्षक मुस्कान बिखेरी। वे पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे पुराने दोस्त हों जो एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। शायद ये कुछ ऐसा था जिसे मौन समझ कहा जाता था। अध्याय 29। तुम मशहूर होने वाले हो। तुम कहाँ हो? मेरा प्रदर्शन अभी समाप्त हुआ। साक्षी ने अपना प्रदर्शन समाप्त करते ही उत्सुकता से आरव मेहरा को एक संदेश भेजा। मैं दर्शकों में ही हूँ। क्या तुम बैकस्टेज हो? क्या मेरे लिए अभी तुम्हें ढूंढना सुविधाजनक है? आरव मेहरा ने पूछा। हाँ, लेकिन क्या तुम अंदर आ सकते हो? मुझे लगता है कि केवल कर्मचारियों और कलाकारों को ही बैकस्टेज की अनुमति है, साक्षी ने चिंतापूर्वक जवाब दिया। कोई चिंता नहीं, मेरे पास एक तरीका है। उस VIP बैच के साथ आरव मेहरा आसानी से बैकस्टेज क्षेत्र में चला गया। YouTube लाइव से यहाँ कई स्ट्रीमर थे जो साक्षी से भी अधिक लोकप्रिय थे, लेकिन आरव मेहरा ने उन्हें दूसरी नज़र भी नहीं डाली। अंत में उसने एक ड्रेसिंग टेबल के सामने वह आकृति पाई जिसकी वह तलाश कर रहा था। साक्षी ने अपना प्रदर्शन पोशाक बदल दिया था और एक साफ सफ़ेद टी शर्ट और प्लीटेड स्कर्ट पहनी थी, दर्पण के सामने अपना मेकअप हटा रही थी।
मंच पर वह एक सुंदर और अलग राजकुमारी थी, लेकिन बैकस्टेज वह एक शांत और सौम्य पड़ोस की लड़की की तरह लग रही थी। आरव मेहरा ने उसे परेशान नहीं किया और चुपचाप उसके पीछे इंतजार किया। साक्षी ने अपना मेकअप खत्म करने के बाद मुड़कर देखा। अपने पीछे आरव मेहरा से चौंक गई। क्या तुम आरव मेहरा हो? प्रदर्शन के दौरान साक्षी को लगा कि वह पहले से ही जवाब जानती है। यह एक जादुई एहसास था। क्यों, क्या मैं वैसा नहीं दिखता? आरव मेहरा हंसा। नहीं, बस मुझे लगा कि तुम्हारी तरह कोई शायद। एक पल के लिए साक्षी यह नहीं सोच पाई कि इसका वर्णन कैसे किया जाए। ब्रांड नामों से घिरा हुआ, सोने की चेन और ब्रांडेड घड़ियां पहने हुए दो चापलूस पिछलग्गू पीछे चल रहे हैं। आरव मेहरा हंसा, क्योंकि अधिकांश अमीर बच्चों की शैली इसी तरह की होती है। ही हाँ, मैं यही कहने वाली थी। साक्षी हंसी। लेकिन तुम उन अमीर बच्चों से अलग हो। मुझे तुम में उस अमीरी का नशा नहीं दिखता। मैंने तुमसे कहा था, मुझे एक हफ्ते पहले ही पता चला कि मेरा परिवार धनी है। मैं 20 साल से एक साधारण व्यक्ति के रूप में रहा हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे पास वे आदतें नहीं हैं। इस समय साक्षी को वास्तव में विश्वास हो गया कि आरव मेहरा क्या कह रहा था। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी नहीं बदलोगे। वैसे क्या तुम्हें ज्यादा इंतजार करना पड़ा? साक्षी ने संकोच करते हुए पूछा। वास्तव में नहीं, मैंने तुम्हें बस अपना मेकअप हटाते हुए देखा और तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मंच प्रभाव के कारण साक्षी का मेकअप हल्का नहीं था और वास्तव में वो लगभग 20 मिनट तक पीछे इंतजार कर रहा था। क्या मैं तुम्हारी कल्पना से बहुत अलग हूँ? साक्षी ने एक प्यारी मुस्कान बिखेरी। तुम मेरी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत हो, आरव मेहरा ने ईमानदारी से कहा। अब जब तुमने अपना चेहरा दिखा दिया है तो मैं शर्त लगाता हूं कि तुम्हारे फेसबुक फॉलोअर्स में विस्फोट होने वाला है। मेरा मानना है कि तुम्हें भविष्य में और भी अधिक प्रशंसक मिलेंगे। साक्षी गहराई से शर्मा गई, क्योंकि कोई भी लड़की अपनी सुंदरता के लिए प्रशंसा किए जाने पर उदासीन नहीं रह सकती। अभी 4 भी नहीं बजे हैं, रात के खाने के लिए बहुत जल्दी है। क्या हम टहलने के लिए चलें? साक्षी ने सुझाव दिया। क्या तुम यहाँ व्यस्त नहीं हो? नहीं, मैं आज के प्रदर्शन के साथ समाप्त हो गई हूँ। अगले कुछ दिन मैं स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित कर सकती हूँ, अंतिम दिन एक और प्रदर्शन को छोड़कर। बहुत बढ़िया, चलो फिर टहलने चलते हैं। साक्षी ने बैकस्टेज कर्मचारियों को नमस्कार किया, फिर अपना बैग पैक किया और आरव मेहरा के साथ चली गई। साक्षी। उनके आश्चर्य के लिए प्रशंसकों का एक समूह बैकस्टेज निकास पर इकट्ठा हो गया था। जैसे ही साक्षी और आरव मेहरा बाहर निकले, वे पकड़े गए। साक्षी एक सेलिब्रिटी नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रीमर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करने के लिए कोई अंगरक्षक नहीं थे। यहाँ तक कि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी लोकप्रिय होगी। देखो, साक्षी के बगल में एक लड़का है। क्या वह उसका प्रेमी हो सकता है? वह बहुत सुंदर है। कोई रास्ता नहीं, साक्षी ने कहा कि उसका कोई प्रेमी नहीं है। शायद वह सिर्फ एक पीछा करने वाला है। क्या तुम्हें लगता है कि यह लड़का राकेश हो सकता है? कोई रास्ता नहीं, राकेश इतना अमीर है, वह इतना युवा नहीं हो सकता। तुम कुछ नहीं जानते। पिछली बार जब मैंने प्रोफेसर किरण का स्ट्रीम देखा तो उन्होंने एक साथ खेल खेले और मैंने राकेश की आवाज़ सुनी। वह सिर्फ एक युवा लड़का है। ही आपके समर्थन के लिए सभी को धन्यवाद, लेकिन कृपया रास्ता दें, मुझे और मेरे दोस्त को जाना है, साक्षी ने विनम्रता से कहा। सौभाग्य से उसके प्रशंसक अच्छी तरह से व्यवहार करने वाले थे, बिना किसी पागल के। वे सिर्फ साक्षी की और तस्वीरें लेना चाहते थे, क्योंकि आज से पहले उसका चेहरा हमेशा एक रहस्य रहा था। साक्षी, क्या ये तुम्हारा प्रेमी है? एक साहसी प्रशंसक ने पूछा। नहीं, साक्षी ने अपना सिर हिलाया। लेकिन तुम सभी को उसे जानना चाहिए, वह मेरी लाइव स्ट्रीम का नंबर 1 प्रशंसक है। इसके साथ साक्षी ने आरव मेहरा को एक चंचल मुस्कान दिखाई। इस जवाब ने तुरंत आरव मेहरा की पहचान का खुलासा किया, क्योंकि राकेश की पहचान साक्षी के रूप से भी अधिक रहस्यमय थी। उन्हें आज ऐसे अनोखे खुलासे की उम्मीद नहीं थी। अरे हैंडसम, क्या तुम सच में राकेश हो? यार, मुझे मेरा पति दिख गया। हनी, मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करूंगी, मुझे देखो। चिल्लाना बंद करो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि राकेश और बहन साक्षी एक साथ हैं? शायद वे पहले से ही शामिल हैं और तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। भाइयों, मेरा दिल टूट गया। बहनों, मेरा दिल भी टूट गया। ... आरव मेहरा और साक्षी ने एक दूसरे को देखा और फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। आज के प्रशंसक निश्चित रूप से प्रभावशाली थे। वे न केवल स्ट्रीम रूम में बातूनी थे, बल्कि वास्तविक जीवन में भी उतने ही विचित्र रहे। प्रशंसकों से छुटकारा पाने में बहुत प्रयास लगा और वे थक गए थे। अगर कोई आश्चर्य नहीं था तो आरव मेहरा और साक्षी की तस्वीरें पहले ही फेसबुक पर आ चुकी थीं और आज रात उनकी स्ट्रीम शायद जीवंत होगी। पफ, साक्षी अचानक हंसी में फूट पड़ी। तुम किस पर हंस रही हो? आरव मेहरा ने उत्सुकता से पूछा। देखो, साक्षी ने अपना फ़ोन सौंप दिया। उम्मीद के मुताबिक उनकी तस्वीरें पहले ही फेसबुक पर थीं,
और प्रशंसक टिप्पणियां 10,000 से अधिक हो गई थीं। हालांकि आरव मेहरा के बारे में टिप्पणियां साक्षी की तुलना में कहीं अधिक थीं। बहन साक्षी, इस विश्वासघात के साथ जीना मुश्किल है। बहनों, मेरे रूममेट की आखिरी इच्छा इस प्यारे लड़के के बारे में सब कुछ जानना है। मैं रूममेट हूँ। बहनों, मुझे सबसे पहले उसे पति कहने दो। ... यह क्या बकवास है। आरव मेहरा ने अपना माथा थपथपाया। खुद को देखो, लगभग राष्ट्र का पति बन रहा है, प्रिंसिपल शर्मा की जगह ले रहा है। साक्षी हंसी। ओह हाँ, क्या तुमने प्रिंसिपल शर्मा और उनके साथ दोपहर का भोजन किया था? हाँ, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? क्यों, ये खत्म हो गया है, तुम मशहूर होने वाले हो। साक्षी ने तस्वीरों का एक सेट खोला। वे उसे कपिल शर्मा और अन्य लोगों के साथ एक होटल में आते जाते हुए दिखा रहे थे और एक स्पोर्ट्स कार में चढ़ते हुए उसकी धुंधली तस्वीरें थीं। लेकिन जब उसकी और साक्षी की तस्वीरों के साथ तुलना की गई तो उसकी पहचान लगभग उजागर हो गई थी। YouTube लाइव से रहस्यमय राकेश आखिरकार सामने आया। राकेश और प्रिंसिपल शर्मा एक 5 सितारा होटल में दिखाई दिए। प्रिंसिपल शर्मा ने दावा किया कि वह पैसे में दबे हुए हैं। राकेश की मासेराती MC12 का प्रदर्शन विश्लेषण। राकेश की असली पहचान उजागर, इंडिया के सबसे अमीर आदमी का नाजायज बच्चा होने का संदेह। कुछ ही मिनटों में आरव मेहरा के बारे में सभी प्रकार की जानकारी फेसबुक पर दिखाई दी। साक्षी सही थी, वह वास्तव में वायरल होने वाला था। अध्याय 30। क्या तुम मेरी कलाकार बनने में रुचि रखती हो? मुझे स्वीकार करना होगा, नेटिजन्स की कल्पना वास्तव में अविश्वसनीय थी। उन्होंने भारत के सबसे अमीर आदमी के नाजायज बच्चे के बारे में भी कुछ बना लिया। ये स्पष्ट था कि यह कुछ क्लिकबैट खातों से बकवास बातें कर रहा था। हालांकि अब से इंटरनेट पर निश्चित रूप से एक और सुपर रिच दूसरी पीढ़ी होगी, बिल्कुल कपिल शर्मा की तरह। कई लोगों ने आरव मेहरा के फेसबुक को देखना शुरू कर दिया था, लेकिन चूंकि आरव मेहरा की उपस्थिति काफ़ी बदल गई थी, इसलिए पूर्व परिचित लगभग धुंधली तस्वीरों से उसे पहचान नहीं सके। इसलिए किसी ने भी वास्तव में उसकी वास्तविक जानकारी नहीं निकाली थी। क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या हम पहले खाने के लिए चलें? उन कष्टप्रद प्रशंसकों से निपटने के बाद पहले ही 5 बज चुके थे। वे दोनों थोड़ा बेतरतीब ढंग से घूम रहे थे और अब भूखे थे। वादे के अनुसार मैं आज तुम्हें रात के खाने पर ले जाऊंगी। तुम बिल पर शिकायत या झगड़ा नहीं कर सकती। साक्षी ने जिद्दीपन से कहा। ठीक है, मैं आज तुम पर, अमीर महिला पर निर्भर रहूंगा। आरव मेहरा ने मजाक किया। मुझे चिढ़ाना बंद करो। मैं किस तरह की अमीर महिला हूँ? तुम्हारे जैसे बड़े टाइकून की तुलना में मैं ज़्यादा कुछ नहीं हूँ, साक्षी ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा। मेरे साथ ईमानदार रहो। क्या आज सुबह की हेलीकॉप्टर घटना तुम्हारी करतूत थी? तुम्हें भी इसके बारे में पता है? आरव मेहरा लगभग अवाक था। ऐसा लग रहा था कि यह भव्य था, लेकिन अगर एक साधारण व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसने शर्त लगाई कि वह उन 2 शब्दों के साथ चुपचाप शाप देगा, और कई लोग शायद इसे एक विशेषाधिकार प्राप्त बदमाश का कृत्य मानते थे। ठीक है, यह मैं था, आरव मेहरा ने स्वीकार किया। लेकिन हेलीकॉप्टर की व्यवस्था मेरे पूर्णकालिक सहायक ने की थी, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं आधे दिन तक आकाश में लटका रहा, डर के मारे मर गया। उस दृश्य को याद करके उसके पैर अभी भी थोड़े लड़खड़ा रहे थे। ये वास्तव में तुम थे? साक्षी ने अपना मुंह ढक लिया। वह सिर्फ मजाक कर रही थी, ये देखते हुए कि आज कई धनी व्यवसाय और अमीर दूसरी पीढ़ी के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कई लोगों के पास एक निजी हेलीकॉप्टर बुलाने के साधन थे। ठीक है, इसके बारे में बहुत हो गया। बस मुझे स्थान बताओ और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। आरव मेहरा वास्तव में इस विषय को जारी नहीं रखना चाहता था। उसने अनुमान लगाया कि ऑनलाइन ये पहले से ही शिकायतों से भरा हुआ था। मुझे देखने दो। मैंने गोवा में एक प्रसिद्ध समुद्री भोजन रेस्तरां में एक स्थान आरक्षित किया है। हालांकि यह बहुत उच्च स्तरीय नहीं है, लेकिन आमतौर पर आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। हमारे स्कूल के पास भी एक है और मैंने सुना है कि यह बहुत स्वादिष्ट है। साक्षी ने इसके बारे में दोस्तों से सुना था। आखिरकार उसने जो पैसा कमाया वह मुश्किल से उसके दैनिक खर्चों को कवर करता था, इसलिए भले ही यह बहुत उच्च स्तरीय नहीं था, प्रति व्यक्ति औसत लागत अभी भी कई सौ रुपये थी, जो उसके लिए एक सप्ताह का जीवन यापन खर्च था। ठीक है, थोड़ी देर यहाँ इंतजार करो, मैं भूमिगत पार्किंग स्थल से कार लेने जाऊंगा। ठीक है, साक्षी ने मधुरता से सहमति जताई। जल्द ही एक गहरे बैंगनी रंग की मासेराती MC12 साक्षी के सामने रुक गई, जिसका दिखावटी डिजाइन तुरंत कई नजरों को आकर्षित कर रहा था। यह क्या तुम्हारी कार पोर्श कैन नहीं थी? ये कैसे बन गई? साक्षी को परवाह नहीं थी कि वे किस तरह की कार लेते हैं, लेकिन उसके लिए ऐसी शानदार स्पोर्ट्स कार में सवारी करना मनोवैज्ञानिक रूप से बोझिल था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मेरी कैन की लाइसेंस प्लेट ऑनलाइन पोस्ट हो गई थी। अगर मैं इसे फिर से चलाता तो भविष्य में मेरा एक भी दिन शांति से नहीं बीतता। इसलिए मैंने अपने सहायक को एक कार की व्यवस्था करने के लिए कहा। आरव मेहरा ने कंधे उचकाते हुए असहाय होकर कहा।
जो कार मैं मूल रूप से चाहता था उसमें कुछ समस्याएं थीं और उसे कारखाने में वापस बुला लिया गया, इसलिए यही बचा था। आरव मेहरा का लहजा सुनकर ऐसा लग रहा था कि इस कार को चलाना वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। अगर कपिल शर्मा यहाँ होता तो शायद वह फेसबुक खोलता और आरव मेहरा का फिर से मजाक उड़ाना शुरू कर देता, है ना? क्या हम वास्तव में इसमें सवारी करने जा रहे हैं? ईमानदारी से कहूँ तो पारिवारिक व्यवसाय की परेशानियों के बाद से उसके लिए एक साधारण कार में सवारी करना भी दुर्लभ हो गया था। उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। अगर तुम अंदर नहीं बैठोगी तो बहुत से लोग लाइन में बैठने का इंतजार कर रहे हैं। आरव मेहरा ने मुंह बनाया। पास में कई आकर्षक और प्यारी दिखने वाली कॉस्प्लेयर इस दिशा में उत्सुकता से देख रही थीं। उनके लिए क्या ये सम्मेलन एक धनी दूसरी पीढ़ी से मिलने का मौका नहीं था? ठीक है, साक्षी अभी भी कार में बैठ गई। स्पोर्ट्स कारों का गुरुत्वाकर्षण का केंद्र नीचा होता है और आरव मेहरा ने अनजाने में अपनी आंख के कोने से साक्षी की प्लीटेड स्कर्ट के नीचे के दृश्य की एक झलक देखी, लेकिन दुर्भाग्य से इस दुनिया में एक बेहद अमानवीय आविष्कार मौजूद था, सुरक्षा शॉर्ट्स। चलो चलते हैं। आरव मेहरा ने जल्दी से उन अस्त व्यस्त विचारों को दूर कर दिया। हालांकि उसे समुद्री भोजन रेस्तरां का सटीक स्थान नहीं पता था, मेटा आई ने पहले ही नेविगेशन प्रणाली में सबसे अच्छा मार्ग डाल दिया था। वरूम इंजन की शक्तिशाली गर्जना के साथ कार सड़क पर दौड़ते हुए एक गहरे बैंगनी रंग की बिजली में बदल गई, स्वाभाविक रूप से बहुत ध्यान आकर्षित कर रही थी। अचानक आरव मेहरा के दिमाग में एक साहसी विचार आया। साक्षी की आवाज़ मधुर थी और संगीत शिक्षा की पृष्ठभूमि औपचारिक थी। हालांकि एक छोटे समय के स्ट्रीमर होने से अच्छी खासी कमाई हो सकती थी, क्या यह उसकी प्रतिभा की बर्बादी नहीं थी? अगर वह एक आधिकारिक गायिका बन सकती है तो शायद यही साक्षी का सबसे बड़ा सपना होगा, है ना? मनोरंजन उद्योग एक मिश्रित बैग था जिसमें हर जगह अलिखित नियम छिपे हुए थे। आरव मेहरा इससे अच्छी तरह वाकिफ था। ये व्यक्तिगत परवरिश के बारे में नहीं था, कभी कभी इतने विशाल पूल में आपके पास इसमें फंसने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। लेकिन आरव मेहरा निश्चित रूप से साक्षी के साथ ऐसा होने की अनुमति नहीं देगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। मेटा एआई, क्या मेरे नाम पर कोई मनोरंजन कंपनी है? आरव मेहरा ने अपने मन में पूछा। वास्तव में कोई नहीं। उन बड़े निवेश परियोजनाओं की तुलना में मनोरंजन उद्योग की अग्रिम लागत बहुत अधिक है और वापसी चक्र बहुत लंबा है। कई साल पहले तुमने मनोरंजन व्यवसाय से हाथ खींच लिया था। ये बहुत अच्छा है। आरव मेहरा ने उत्साह से अपनी जांघ थपथपाई। वह अग्रिम रूप से निवेश करना चाहता था, लंबी वापसी चक्र वाली परियोजनाओं में, न केवल साक्षी की मदद करने के लिए बल्कि अपने उस बड़े कार्य को पूरा करने के लिए भी। ये वास्तव में एक जीत जीत थी। आरव मेहरा, तुम क्या कर रहे हो? मच्छर मच्छर, हा। आरव मेहरा ने एक मूर्खतापूर्ण बहाना बनाया। साक्षी, क्या तुम्हारे कोई सपने हैं? आरव मेहरा के अचानक सवाल ने साक्षी को अवाक कर दिया। अचानक सपनों के बारे में बात क्यों शुरू कर दी? बेशक मेरे पास है। मैं अपने परिवार को वर्तमान आर्थिक परेशानियों से बाहर निकालने में मदद करना चाहती हूँ और अपने छोटे भाई बहनों को सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने देना चाहती हूँ। मेरा मतलब वह नहीं था, मेरा मतलब तुम्हारे व्यक्तिगत सपनों से था, आरव मेहरा ने स्पष्ट किया। क्या तुम हमेशा के लिए इस लाइव प्लेटफॉर्म पर एक स्ट्रीमर बने रहना चाहोगी? बेशक नहीं, साक्षी ने अपना होंठ काटा। संगीत का अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति एक आकर्षक मंच और अनगिनत जयकार करने वाले प्रशंसकों का सपना देखता है। मेरा सपना एक गायिका बनना है। मैं यही सुनना चाहता था। आरव मेहरा ने वह जवाब सुना जिससे वह सबसे अधिक संतुष्ट था। ये कैसा रहेगा?